नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और साथ ही डिम्पी भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं, जहां पर हम आज की आपकी बाजार की रणनीति डिफाइन करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर आज के लिए आपको करना है फोकस। तो नई एक्सपायरी की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हम देखें तो कई सारी अहम खबरों के साथ हम एंटर कर रहे हैं। कल एफआईआई की कैश मार्केट में भारी बिकवाली रही, साथ ही एफएनओ में नए एडिशंस को लेकर एक बड़ी खबर आई। साथ ही साथ कई सारी डील्स की अनाउंसमेंट भी होने की उम्मीद है, जिसमें कुछ स्टॉक जैसे कि एस्टर डीएम वो फोकस में रहेंगे और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी नजर रहेगी। बट इस बीच आपको क्या करना है निफ्टी 50 में, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और साथ ही हमारे सहयोगी और ये भी आपको बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं। तो हो जाइए तैयार एक्शन पैक डे के लिए। पर आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। सबसे पहले बात करें ग्लोबल बाजारों की, तो वहां पर कल जो है यूएस के मार्केट्स जो बंद होते हुए नजर आए थे थैंक्स गिविंग डे के मौके पर। अभी देखें तो एशिया बाजारों में थोड़ी उथल पुथल जरूर है, पर गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव शुरुआत के संकेत जरूर दे रहा है। कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर एक्शन है, जहां पर क्रूड $73 के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। साथ ही सोने पर भी थोड़ा सा दबाव है। खास तौर पे नजर जरूर रखिए येन के मूवमेंट पे और डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पे। ये जो है ग्लोबल फैक्टर्स जरूर इंपैक्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट को। अगर बात करें एफआईआई की बिकवाली की, तो जी हाँ, यहाँ पे 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली हुई है, पर डीआईआई का सपोर्ट भरपूर है। 8,700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है उन्होंने। इसके बाद एफएनओ में 45 नए शेयर्स जो हैं वो आते हुए दिखेंगे, वो एडिशन हुए हैं। तो इससे और भी मौके मिलेंगे जहां पर एफएनओ में ऑप्शंस में आप कमाई कर सकते हैं और उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। आज इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी फोकस रहेगा, जहां पर एचडीएफसी लाइफ का बयान आया है कि जो बैंक इंश्योरेंस लिमिट पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में कल जिन स्टॉक्स की भारी पिटाई हुई थी, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने भी आपके लिए खबर जरूर लेकर आए थे, जहां से हम स्टॉक में रिकवरी हमने जरूर देखी। और आखिरी में एस्टर डीएम जैसे काउंटर्स पर भी आज हम फोकस रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल ट्रिगर्स किस तरीके से आते हुए दिखे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही समझना चाहेंगे कि कल क्या कुछ देखने को मिला ग्लोबल बाजारों में। यूएस मार्केट से तो इतने संकेत नहीं मिले होंगे, पर अभी एशिया बाजारों का क्या हाल है? सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों की बात करने से पहले ना ग्लोबल निवेशकों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर से भंग होता हुआ दिखा है। पिछले 3 दिन में जो भी खरीदारी का आंकड़ा आया था, उसमें एक तो बड़ा आंकड़ा था एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चलते, वो सारी की सारी चीज़ें हवा हो गई हैं। 11,100 करोड़ रुपए के आसपास की 3 दिन में बाइंग हुई थी और कल के सत्र में 11,600 करोड़ रुपए की सेलिंग का फिगर आया है। तो एक थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली न्यूज़ है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सेंटिमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। हालांकि अगर हम आंकड़ों को थोड़ा अंदर टटोल रहे थे ना, तो कोई स्ट्रेंथ नजर आ नहीं रही थी, बट फिर भी हेडलाइन देख के ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रिवर्सल आ जाए। लेकिन ये देखिए, 11,114 करोड़ रुपए 3 दिन में खरीदे फाइज ने और एक दिन में बेच दिया। ये नेट फिगर्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 11,756 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा आ गया। तो आज शायद ग्लोबल संकेतों पर नहीं, बल्कि जो घरेलू जो संकेत है, घरेलू जो आंकड़े हैं, घरेलू जो चीज़ें आने वाली हैं अगले 2-3 दिन में, उस पर ही बाजार फोकस करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आज Q2 की जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं। ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़े आएंगे, मतलब कल आएंगे। वो 1 तारीख को आ जाते हैं, मतलब नवंबर की बिक्री के आंकड़े वहां पर नजर आएगी। ऑटो शेयरों के क्लब ने पिटाई होती हुई देखी। तो आंकड़े हमारे अपने डोमेस्टिक थोड़े ज़्यादा हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। अगर हम विदेशी बाजारों की अगर हम बात करें, तो अमेरिकी बाजार तो बंद थे थैंक्स गिविंग डे के मौके पर। आज खुलेंगे, लेकिन आज आधे सत्र का ही कारोबार होगा, आधे दिन का कारोबार होगा ब्लैक फ्राइडे पर। और डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां से संकेत ठीक ठाक है। 120 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर दिखेगा। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर कुछ आंकड़े आए हैं। जापान में महंगाई के आंकड़े आए। साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं। जापान में महंगाई के जो आंकड़े आए हैं थोड़े से बढ़ के आए हैं, उसके चलते हम निकेई में कमजोरी देख रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर में
1.8% महंगाई बढ़ी थी, जो कि नवंबर में बढ़ के हो गई है 2.6%। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो अनुमान था 2.1% का और वो आया है 2.2% पर। तो ये थोड़ी सी निराशा वाली चीज़ जरूर है जापान की इकोनॉमी के लिए। साउथ कोरिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो राइज है अक्टूबर में वो है 2.3% का, जबकि सितंबर में 1.3% का फॉल था। तो ये आंकड़ा कोरिया के बाजार के लिए ठीक है। चीन हांगकांग में ज़्यादा एक्शन हम देख नहीं रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव वहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज अगर हम ओवरऑल कहें तो वो मिक्स नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आप क्रूड को भी देखेंगे वहाँ पर भी ज़्यादा कोई एक्शन नहीं दिखा है, $73 के आसपास बरकरार है, उसी रेंज में कच्चा तेल घूम रहा है। गोल्ड पर थोड़ा सा हमने एक्शन होते हुए ज़रूर देखा है, फिर से दबाव हुआ है और कॉमिक्स पर जो भाव है $2640 के नीचे आ गया है। और उसकी वजह यह है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड जो आ रही थी ना, अब जियोपॉलिटिकल स्थितियां थोड़ी सी फेवरेबल हो रही हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने से भी लोगों का थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है। तो ग्लोबल आज मिक्स्ड है। गिफ्ट निफ्टी कल की भारी गिरावट के बाद आज 35-40 अंक ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है। कल भी तो हम यही देख रहे थे, लेकिन कल हुआ क्या, इंटरडे में जाके हमने सारे के सारे गेंस सरेंडर कर दिए। IT, ऑटो, ये दो सेगमेंट रहे कल जहां पर भारी पिटाई हमने होते हुए देखी है। लेकिन आज की बात कर लेते हैं और पहले एक काम करते हैं, 4 बड़े संकेत लेकर आते हैं स्क्रीन पर और उसके बाद हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। FIs की बात करेंगे, उसके बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करेंगे डिम्पी के साथ। गिफ्ट निफ्टी में हल्की सी बढ़त है, 24,100 के ऊपर है और क्रूड की बात करें $73 के नीचे है। FIs की बिकवाली हुई है और आज एक बहुत ही वॉच आउट करने वाली चीज़ रहेगी कि 45 नए शेयर, और 45 नए शेयर वो कौन से हैं? वो ऐसे शेयर्स हैं जिन पर आपकी नज़र जाती है, आप कई महीने से सोच रहे थे कि आखिर ये कंपनियां FNO का हिस्सा क्यों नहीं है। जियो फाइनेंशियल आ जाएगी FNO में, जोमेटो FNO में हो जाएगा, CDSL, डीमार्ट, कई सारे ऐसे शेयर हैं जो काफ़ी जाने पहचाने नाम हैं, वो FNO का हिस्सा हो जाएंगे। और इसके अलावा बैंक एश्योरेंस लिमिट को लेकर कल जो खबर आई थी, हमने देखा था कि इंश्योरेंस शेयर टूटे थे। आज हो सकता है कि थोड़ा रिवर्सल आए, क्योंकि दोनों कंपनियों ने खबर का किया है खंडन, और हॉस्पिटल स्पेस को लेकर भी कुछ कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जिस पर हमारी नज़र रहेगी। एस्टर DM क्वालिटी केयर का मर्जर जल्द होने की संभावना है और ये जो कंपनी बनेगी इस हॉस्पिटल चेन में 10,000 से ज़्यादा बेड हो जाएंगे। देखते हैं कि कब तक ये मर्जर कंप्लीट हो पाता है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन FIs की बात करते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 3 दिन से हम देख रहे थे कि अच्छा, परसों वाली खरीदारी के आंकड़े को तो क्या ही कहें, 7-8 करोड़ की नेट बाइंग आई थी, लेकिन कल तगड़ी बिकवाली 11,500 करोड़ रुपए की एक झटके में ही। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ये बात हमने पहले भी आपके सामने बात रखी थी और हम उस जगह पर अभी नहीं आए हैं जहाँ पर FIs बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स पकड़ते हैं अपना। ये इससे कल भी हमने बात रखी थी, अगर थोड़ा भी FIs घटे तो आप देखना वापस आप 24,000 को टेस्ट करोगे। ये कल हमने आपको बहुत ज़ोर से बात बताई थी और ये बात भी रखी थी कि जिस जगह पे आप खड़े हो और अगर FIs नहीं घटे तो फिर आप बहुत जल्दी 24,400 को पार करके 24,800 का रास्ता भी अपना लोगे। कुल मिला के सारी बात की चर्चा ये थी कि आपकी अभी भी चाबी FIs की होल्डिंग्स, FIs के पार्टिसिपेशन, FIs के आवन और FIs के जावन से तय हो रही है। आप अभी भी ऐसा कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को इस मेजर फॉल से या फिर मेजर राइज से किसी तरह से स्टेबिलिटी दे पाए। वो थोड़ा एब्सेंट है। बीच में चुनावों का ट्रिगर ज़रूर आया, उसने अपना काम किया। FIs हालांकि उस दौरान वो भी बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो 3 दिन से ड्राई थे। अगर आप चेक करना चाहें तो FIs की पिछले 3 दिन से होल्डिंग करीब 35% के आसपास आके रुक सी गई थी। फिर एक्सपायरी थी सामने, और मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार एक्सपायरी बहुत काम के मौके पर आती है और कई बार एक्सपायरी बहुत ही बेकार मौके पर आती है। इस बार की एक्सपायरी बहुत ही बेकार मौके पे थी। उसने जो मार्केट का जो मोमेंटम बनाया था, उस मोमेंटम को बैरियर वाला काम किया, रुकने का काम किया, तो रोका। फिर FIs ऑलरेडी ड्राई थे, थोड़ी सेलिंग उनकी तरफ से भी वापस आई। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का जितना फ्यूचर, जितना तेल, जितना दिमाग लगाना था वो ऑलरेडी मार्केट्स लगा ही चुका था, तो मार्केट के पास बैक टू बैक सपोर्ट नहीं था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। लेकिन मेरे को एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम अभी भी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले मैं सिर्फ FIs के नंबर पे ही रुक जाता हूँ। 1 मिनट के लिए यही स्क्रीन पे रखना, जहाँ पे आप देख रहे होगे 66,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग हुई है। आपको ध्यान है, ये कल ही इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर मैंने आपको नोटिस कराया था कि आप ये बात तो खुशी मनाइए
कि आप कैश में नंबर लेके आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन ये बात भी देखते रहिएगा कि 30-35 हज़ार करोड़ की एवरेज की रोज की सेलिंग हो रही थी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, लेकिन कल जस्ट रिवर्सल हुआ। कल 66,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है। ये इस पॉइंट में सबसे बड़ा नंबर है और पिछले 3-4 दिनों में मैं बोलूँगा या पिछले 10 दिनों में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है जो कि इंडेक्स ऑप्शंस का आया। कुछ एक्सपायरी वाला इम्पैक्ट भी इसके अंदर काउंट कर रहा हूँ मैं। फिर भी जब तक इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर नंबर काफ़ी बड़े रहेंगे, आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट नहीं करोगे। उसके बीच के जितने भी सपोर्ट आने जा रहे हैं उन सबको बचाते जाओगे। ये मैंने एफआई से मार्केट को कनेक्ट कर दिया आपके लिए। आई रिपीट माई सेल्फ, कैश में अगर नंबर थोड़ा भी घटता है ज़्यादा ना घबराइएगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव रहता है, बड़ा रहता है, आप 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे। अगर गए भी तो हर सपोर्ट पे आपको सपोर्ट फील होगा, छोटा मोटा पुल बैक भी आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात एफआईज के अंदर देखना क्या है। अब अगले 2-3 दिन के लिए आप क्या देखोगे एफआईज के नंबर पे? ये इंडेक्स ऑप्शंस का तो नंबर मैंने आपको बता ही दिया, होल्डिंग्स भी चेक करोगे। मैं आपको बता देता हूँ 32% की होल्डिंग है। कल जब बाजार टूटा देखते ही, मतलब कोई आदमी अगर 2 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना पहले ही मार्केट के अंदर आया हो ना, वो भी इस फॉल को देख के बता देगा कि एफआईज की तरफ से फॉल था, क्या स्टिफ फॉल हुआ था एकदम से। अब आपको चेक क्या करना है, क्योंकि 32% की लॉन्ग होल्डिंग्स हो गई है, ये घटी है 35% से 3% तक घटी हैं। ये अगले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा ना घटे। कितना घट सकती हैं तो चिंता हो जाएगी और वहाँ से पुल बैक आ जाएगा। वो लेवल भी बता दो सर, मैं वो लेवल भी बता देता हूँ। एवरेज पे 20% तक आने के चांसेस हैं। ये मैंने एवरेज वर्ड इसलिए डाला, ये 15 तक भी जा सकते हैं, ये 22 पे भी रुक सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का 20% जब भी आपके पास एफआईज की होल्डिंग आ जाए, जो अभी 32% चल रही है, वो आपके लिए वापस से एवरेज करने का, खरीदारी करने का मौका होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 20% एवरेज एफआईज के जब नंबर्स आ जाएं, आप धीरे 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 करके 2-2, 5-5 लॉट करके एकुमुलेशन स्टार्ट करना। जब तक ये 32% वाला डिसाइसिव ऊपर ना आ जाए या और नीचे ना चला जाए। प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को लग रहा है थोड़ा और नीचे जाएगा, तो और नीचे ना चला जाए तब तक रुक जाइएगा। तो इसलिए मैं आपके चल के निफ्टी के लेवल्स भी उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आपको एक तो ये चीज़ चेक करनी है, दूसरा इंडेक्स के ऑप्शंस का ट्रेड चेक करना है। ऑप्शंस में माइनस नहीं आना चाहिए और होल्डिंग्स में बढ़त होनी चाहिए या तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, घटत नहीं होनी चाहिए। अगर घटत होगी तो थोड़ा मार्केट और प्रेशर झेलेगा। ये मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, ये बैक टेस्टेड वाला फॉर्मूलाज हैं जो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एफआईज के ये आंकड़े, उनको कैसे आपको रीड करना चाहिए आपने समझ लिया। अब आते हैं निफ्टी पर। आज से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, 66% का रोल ओवर हुआ है और दिसंबर को जनरली कहा जाता है क्योंकि छुट्टियां थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और ग्लोबल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाता है। डिम्पी, क्या करें, मतलब पूरा सीरीज़ का अगर आप दे पाएँ अगर व्यू की किस तरह से पैन आउट होगी, और आज के लिए पर्टिकुलरली क्योंकि कल हमने बड़ी बिकवाली देखी है और कहीं से भी ऐसे कोई, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, कोई ऐसे आंकड़े, कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं जो बाजार को यहाँ से अपलिफ्ट कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ। नहीं, ये बात तो सच ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एफआईज का नंबर आप सिर्फ हटा दो डिस्कशन वाला पैटर्न, तो आपके पास डिस्कशन करने के लिए 3 पॉइंट भी नहीं होंगे। और वही पॉइंट है जो अमूमन मैक्रो पॉइंट है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंस है, अर्निंग्स हमारी ठीक नहीं आई है। इसके अलावा आपके पास चौथा 5वां पॉइंट ढूंढने से भी शायद ना मिले, और मिलेगा तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जैसा कल मार्केट दिखा रहा है वैसा ना दिखे जैसे कल मार्केट ने दिखाया। ठीक है, वो आपको ओवरऑल पिक्चर दिखा सकते हैं, बट हर एक दिन की कैलकुलेशंस के लिए आपको नए पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं रोल ओवर के नंबर के साथ ही मैं जरा शुरू कर देता हूँ। पहली बात तो 76% है बैंक निफ्टी का रोल ओवर अच्छा गया है, बट निफ्टी का रोल ओवर कम गया है, ये पहला पॉइंट है। और इस बार 4,71,000 के साथ हम नई सीरीज़ के अंदर एंटर हुए हैं। 4,71,000 का मतलब ये है कि आपकी सीरीज़ लाइट है। आई रिपीट माई सेल्फ, आपकी सीरीज़ लाइट है, आप लाइट सीरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हुए हो। अब आप ये लाइट सीरीज़ का मतलब क्या, जैसा रंग डालोगे वैसा मैं हो जाऊंगा। लाल रंग डालोगे तो मैं लाल को और सुपर फास्ट तरीके से दिखाऊंगा, हरा डालोगे तो हरे रंग को भी सुपर फास्ट तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हल्का हूँ, मैं लाइट हूँ। मैं ऐसे धक्का दूंगा तो भाग जाऊंगा, आगे खींचोगे तो खिंचाऊंगा। तो मार्केट थोड़ा लाइट है,
इसको थोड़ी और ग्रेविटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, यानी कि ठोसपना लाना पड़ेगा। ये ठोसपने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने बोला पूरी सीरीज़ का एक बार ज़रा व्यू पॉइंट बताइए। मैं उसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज़, पिछले 6 महीने की सीरीज़ चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल विपरीत दिखेगी, बिल्कुल विपरीत। अगर फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ खराब, सेकंड हाफ अच्छा है तो फर्स्ट हाफ खराब। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे ही चलता है। जैसे इस बार की सीरीज़ भी जो गई है, फर्स्ट हाफ कितना बेकार गया, आप टूटते जा रहे थे, 200 दिन टेस्ट किया, लास्ट में आते आते बहुत अच्छी रिकवरी भी हुई। तो फर्स्ट हाफ मार्केट का अभी वेट एंड वॉच वाला है, ना तो टूटने वाला है ना ही बढ़ने वाला है, वेट एंड वॉच का है, थोड़ा समय लेगा। मैं 3 दिन छोड़ना चाहूँगा फर्स्ट हाफ के, पहले 3 सीरीज़, यानी कि आज का दिन, मंडे और ट्यूसडे, मेरे को एक बार के लिए 3 दिन चाहिए ये समझने के लिए कि मार्केट का डाटा पैन आउट कैसे हो रहा है। ट्रस्ट मी, अगर ये सही से पैन आउट हुआ ऑन द अपसाइड, तो जो कल आपने गिरावट देखी है ना, आप इसको 2 ही दिन में भर भी दोगे, 2 दिन में भर दोगे। और अगर प्रॉब्लम सीवियर बन रही है डाटा से, तो फिर आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए वापस जा रहे हो बॉस। तो ये अपने मन में फिक्स कर लेना बात सारी। इसलिए कोई दिमाग में इधर उधर की बात मत रखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना। उसके लिए 2 दिन का डाटा फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि सीरीज़ अभी नई नई बनी है, कहना थोड़ा मुश्किल है और जल्दबाजी भी हो जाएगी, इसलिए मैं ये बात कह नहीं रहा। अब मैं आता हूँ लेवल्स पे निफ्टी के। देखिए, कल 24,400 के बिल्कुल करंट वाली लाइन पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे, करंट लगा और आपने कल 24,000 भी तोड़ दिया। कल 24,000 के नीचे जाके बंद हुए हो, ठीक। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो मार्केट ठीक हुआ है ना, क्योंकि 1 से नीचे वापस पीसीआर पहुंच गया, जो फेयर वैल्यू था वो अंडर वैल्यू की तरफ चला गया। लेकिन एकदम से आप आओगे नहीं, क्योंकि अभी सीरीज़ ख़त्म हुई है और एफआईज का नंबर घट गया वापस से 3%, तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अपने सपोर्ट्स को चेक करो। पहला सपोर्ट क्या, 23,800 का सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट क्या, 23,500 वाला सपोर्ट, जो कि 200 दिनों की एवरेज है। तो आपको पहला एक सपोर्ट भगवान से प्रार्थना करनी कि ये भी ना जाए 23,800। ठीक कैसे हो गए? अगर आपको 104 का बुखार है, आपका 102 का बुखार तब हो जाएगा जब आप 24,000 के ऊपर क्लोज कर जाओगे। जिस दिन आप 24,200 के ऊपर पार हो जाओगे, उस दिन आपका 102 का बुखार 100 का बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस दिन आप 24,400 450 की रेंज को पार कर दोगे, उस दिन आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे, आपका सारा बुखार उतर जाएगा। तो अभी 104 के टेम्परेचर से अभी आप जूझ रहे हो, पहले 102 करो, फिर 100 करो, फिर पूर्णतः ठीक होगा। तो ये आप टेम्परेचर के हिसाब से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले 24,000 लाओ, फिर 24,200 लाओ, फिर 24,400 लाओ, पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। जब तक ये 24,400 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं रहोगे, पूर्ण स्वस्थता नहीं रहेगी, आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा जरूर। वो आप चाहे क्रोसिन से उतार रहे हो, कैसे उतार रहे हो मेरे को नहीं पता, ठीक। तो ये लेवल्स है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस को मैं थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मौका देख के जरूर ट्रेड करो, लेकिन अगर मौका नहीं मिलता ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो। कल मार्केट ने अगर ज़बरदस्ती आपसे ट्रेड कराया तो आपने देख लिया आपके पैसे कैसे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, खूब ट्रेड करो इंडेक्स ऑप्शंस वाले, क्योंकि अभी तो नई नई सीरीज़ है। और इस बार तो अब नए शेयर्स आ गए हैं, 45 नए शेयर्स आए हैं आपके पास। और दूसरा, वीकली हट गया। अब बैंक निफ्टी का तो वीकली है ही नहीं, पूरा दिसंबर का है, 24 दिसंबर तक मजे करो। अब तो एक ही ऑप्शन 24 दिसंबर तक जाएगी, और ना हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी कोई दिक्कत होगी ढूंढने में, ना हमें बताने में, ना गेस्ट को कैलकुलेशन करने में। तो एक ही ऑप्शन रहेगी, पहले भी यही था, बीच में ज़्यादा होगी थी, अब फिर से एक होगी। तो निफ्टी की तो रहेंगी इंडेक्स की ऑप्शंस बहुत सारी वीकली पे, बट बैंक निफ्टी की घट गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं। हमने निफ्टी का मोटा मोटी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के बारे में तो हमने समझा, पर डिम्पी, निफ्टी बैंक के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? क्योंकि कल जो है वहाँ पर भी एक शार्प रिवर्सल हमने आते हुए देखा, तो आज के लिए क्या नज़रिया होना चाहिए, और इस पूरी सीरीज़ पर भी अगर आप व्यू दे पाएँ तो। देखिए, मैं एक पॉइंट थोड़ा छूट गया था मेरे से, प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखा देंगे। तो मैंने कल भी वो आपको पॉइंट बताया था, शायद अगर आपको भी जहन में आ जाए तो एक बार मैं निफ्टी का वो पॉइंट छूट गया, मैं उसको बस क्लियर कर दूँ, फिर मैं बैंक निफ्टी पे आ जाऊँगा सृष्टि आपके क्वेश्चंस पे। एक ट्रायंगल हमने बनाया था, और हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया था बरमूडा ट्रायंगल। आपको बोला था ना, बरमूडा ट्रायंगल जैसा है ये। और ये बात बताई भी थी आपको कि इस लाइन के ऊपर आप बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट एंजॉय करेंगे। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको हमने एक चर्निंग नाम दिया है।
और इस ट्रायंगल को हमने बरमूडा ट्रायंगल बोला था आपके सामने। आप देखो कल हमने इसी लाइन को वापस टेस्ट किया लेकिन पार नहीं कर पाए और एक बड़ा फॉल वापस से दे दिया। ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट भर भी गया है। तो ये बरमूडा ट्रायंगल में अभी भी हो आप, ये इस लाइन के ऊपर ले आओ। ये लाइन कहाँ पे आके रुक रही है आपको पता है? 24,400, जो मैंने अभी आपको बुखार वाली बात बताई कि अभी आप 104 के बुखार से हो, जैसे ही 100 के नीचे आपका बुखार पहुंच जाएगा, यानी कि 24,400 के नीचे ऊपर आ जाओगे आप, तो ये बरमूडा ट्रायंगल से भी निकल आओगे और एक बढ़िया मूवमेंट आएगा। मैं निफ्टी को छोड़ देता हूँ, बैंक निफ्टी पे डाटा पे आता हूँ, जो सृष्टि का सवाल था। देखिए सृष्टि, बैंक निफ्टी के अंदर जो कल हुआ, कल हमने 52,800 की तरफ पहुँचे। एक ही दिन में 52,800 भी आया और एक ही दिन में 52,000 भी चला गया। तो मार्केट में ये चीज़ तो तय है कि आप किसी भी लेवल को अपना पक्का मित्र भी ना कहिए। अभी थोड़ा बार बार ये जो झटका लग रहा है अच्छा साइन नहीं है। आपकी तबीयत ठीक होती है, आप बढ़िया से तैयार होते हो, एकाएक फिर बीमार हो जाते हो, तो आप डॉक्टर पे भी डाउट करने लगते हो कि आपको दवाई सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये एकदम से मैं ठीक हो जाता हूँ फिर एकदम से बीमार कैसे हो जाता हूँ? मैं अगर बीमार हूँ भी तो धीरे धीरे करके हूँ, लेकिन एक ही दिन में 52,800, इसको हटा दीजिए स्क्रीन से, ये निफ्टी वाला चार्ट है, बैंक निफ्टी लगाइए। एक ही दिन में 52,800 और एक ही दिन में 52,000 आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को ही आप प्रिपेयर कीजिए, अपने आप मन को समझाइए। किसी को मत बोलिए कि दवाई ख़राब है या डॉक्टर ख़राब है या ऐसा मार्केट ख़राब है। आपको थोड़ा खुद से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सजग भी रहना पड़ेगा। देखिए मार्केट का नेचर है, मार्केट में अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो सुबह आप 9 बजे बैठो, 3:30 बजे तक झोला भर के चले जाओ। इस दुनिया का सबसे आसान काम होता, लेकिन इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मार्केट से पैसा निकालना है, वो भी स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स की तो बात ही अलग है, वो तो एक तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा आ जाता है, भले एफडी रेट पे आए या नॉन एफडी रेट पे आए। लेकिन ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसका नेचर है मार्केट का, ये मार्केट को हम इसमें दोषारोपण नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं आपके उस क्वेश्चन पे कि कल बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ उस पूरी सीरीज़ का क्या व्यू पॉइंट है। देखिए बैंक निफ्टी भी लाइट है, भले इसका रोल ओवर ठीक हुआ था 76% का, बट सीरीज़ के तौर पर, ओपन इंटरेस्ट के तौर पर ये लाइट है। इसके पास भी 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मेरे मतलब ये है कि इसको भी आप जैसा रंग दे दोगे वैसा ही रिएक्ट करेगा, और इसका नेचर तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करने का है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, 1800 प्लस वाला HDFC वापस नीचे आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है। तो थोड़ा सा समय दो, मैं इसको ना अच्छा मानता हूँ ना मैं इसको बुरा मान रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि सीरीज़ अभी अभी नई नई शुरू हुई है, डाटा पका हुआ नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी है। और आप अपने ना माइंड में भी डिकोड कर लो कि अगले 2 दिन तक हमको मार्केट को वेट एंड वॉच मोड पे ज़्यादा जाना है बजाय एग्जीक्यूशन मोड पे। अभी 2 दिन के लिए और पक्का हो जाने तो मार्केट 2 दिन में आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। आप पूरी सीरीज़ में मज़े करोगे अगर सिर्फ 2 दिन छोड़ दोगे। तो मैं सिर्फ 2 दिन आपसे मांग रहा हूँ कि पहले 2 दिन का डाटा मैन्युफैक्चर्ड हो जाने दो, क्योंकि जो कल हुआ है ना वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी नहीं पता था, और एक झटके में मार्केट ने अपने आप को तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। देखते हैं अब क्या होता है। लेवल्स में जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। किरण जानी, अक्षय पी भागवत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फिर उनसे बातचीत करेंगे लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि कल अपने 52,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। 51,800, 51,500 2 सपोर्ट एरिया हैं। ऊपर जाते समय आप फिर से ठीक कैसे होगे? 52,200 पे, 52,500 पे, 52,800 पे। 800 के ऊपर क्लोजिंग कर दोगे, पूरा बुखार उतर जाएगा, स्वस्थ माने जाओगे। जब तक 52,800 के ऊपर नहीं आते आपको टेम्परेचर रहेगा, चाहे वो 100 का रहे, चाहे 101 का रहे, चाहे 102 का रहे, जो आपको मानना है सो मान लो। लेकिन आप पूर्ण स्वस्थ का सर्टिफिकेट मैं आपको डॉक्टर की तरह तभी दूंगा जब आप 52,800 और 24,450 का मेरे को नंबर्स दिखाओगे, तब मैं बोलूँगा फिट एंड फाइन, जाओ घूमो फिरो, बैंकॉक घूम के आओ। अब किरण जानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अक्षय पी भागवत भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर अगर आप हमारी बात सुन रहे थे तो कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरा कोई और वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ वो भी कीजिए। पहले निफ्टी के बारे में, फिर बैंक निफ्टी के बारे में, फिर हम आपसे शेयर्स पूछेंगे।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से आपने आर्टिकुलेट किया पूरे डेटा पॉइंट को, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, और जिस तरह से आपने डेटा पॉइंट शेयर भी किए एग्जैक्टली सेम है। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी में कहीं ना कहीं जो गैप क्रिएटेड था कि जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो गैप अप ओपनिंग के बाद हमने देखा मार्केट 3 दिन सस्टेन किया, लेकिन कल उस लो को ब्रेक करके एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे का जहां पे क्लोजिंग था उसके आसपास ही हमने कल का क्लोजिंग देखा। तो जो एक गैप थियरी होती है उसके हिसाब से उसने गैप फिल अप कर दिया है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अब अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है आज के दिन में, तो ये गैप थियरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट सम हायर मूव्स आल्सो। तो आज के दिन हमें देखना रहेगा 24,000 का मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और वापस हम 24,500 24,800 की बातें भी सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस दिन मार्केट ने पैनिक लो बनाया था तब भी हम साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं। एंड रिपीट करता हूं मैं, 24,000 कंडीशनल रहेगा, जैसे ही उसके ऊपर जाएगा ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूं, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ निफ्टी से ज्यादा है। जहां निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया है और आपने जो ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाया था उसमें बैंक निफ्टी में अभी भी गैप कंप्लीट करना बाकी है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कोई डिप आता है, चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि जिस तरह से कल पीएसयू बैंक ने परफॉर्मेंस दिखाया था, कल एचडीएफसी बैंक नहीं चला था, उसके कारण बैंक निफ्टी नीचे थी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा एक रेजिलियंस हम देख रहे थे। सो बैंक निफ्टी में नीचे में आप देखिए 51,700 का लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत और नर्वसनेस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक 51,700 नहीं ब्रेक होता है, आप करंट मार्केट से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, 52,500 का लेवल अगेन यहाँ पे मेकर ब्रेक जरूर है, लेकिन जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बैंक निफ्टी 52,500 को क्रॉस करके अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है। तो ये इंडेक्स का व्यू हो गया। अब शुरू करते हैं आपके लिए स्टॉक्स का सिलसिला। आज ट्रेड करने के लिहाज से आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अक्षय जी, किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय जी, स्टॉक आपसे लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा ना कुछ शेयर आपसे जरा चेक करवा लेते हैं। एफएनओ में जो 45 शेयर आ रहे हैं, अब देखिए अपॉर्चुनिटी तो ट्रेडर्स के लिए बढ़ जाएगी, बाजार में हो सकता है थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये सारे के सारे शेयर शॉर्टिंग के लिए वो ओपन हो जाएंगे। इसमें बीएसई है, डी मार्ट, जोमैटो, पेटीएम, नायका, येस बैंक, जियो फाइनेंशियल, एक लंबी लिस्ट है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस इंक्लूजन को, और कौन से शेयर आप अपने रडार पर रख के चल रहे हैं? जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, डिम्पी जी, सृष्टि जी और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल 45 न्यू स्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको ये और ऑप्शंस में आप इनमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। पर बात वही है कि अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं एफएनओ में से इंक्लूड जब भी होता है स्टॉक, तो आपको शॉर्टिंग के मौके भी इसमें खुल जाते हैं। कॉल बेच के या पुट खरीद के इसमें आप रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो जिस तरीके का वन वे रैली बहुत सारे इन स्टॉकों में आपने अब तक देखा था, वो शायद रुक जाए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक्स का प्राइस पैटर्न देखना है तो बीएसई हो या जियो फाइनेंस और स्विगी, जोमैटो, ये 4 स्टॉक्स मेरे रेडार में है, क्योंकि इनिशियली जो प्राइस सेटअप है और एफएनओ के इंक्लूजन के चलते एक बार मोमेंटम रैली जरूर मिलेगी आपको। पर कहीं ना कहीं आगे अगर आप देखें तो 1-1.5 महीने के बाद ये सब फिजल आउट हो जाएगा और रेंज के दायरे में सीमित रहेगी। तो एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर बहुत बढ़िया वन वे रैली वाली मूव अगर इन स्टॉक्स में आप आगे चल के देखना चाहे तो शायद अपसाइड कैप होने का डर है। ठीक है अक्षय जी, आप अपने जरा शेयर बता दीजिए आज के लिए, और थोड़ी देर में फिर हम नई सीरीज की यानी दिसंबर सीरीज के भी शेयर आपसे जानेंगे। फिलहाल आज क्या करना है, क्या ट्रेड करना है आज? जी, तो फिलहाल बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे निफ्टी कल का क्लोज है, तो एक बाइंग और एक सेलिंग, ये मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे। तो सेलिंग की तरफ हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्पेस में है, तो ये मेरा सेल रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्टॉक का खराब है। कल भी हमने देखा कि 3 से 4 दिन का जो कंसोलिडेशन स्टॉक में या संभल रहा था स्टॉक, वो एक सपोर्ट हीरो मोटोको ने ब्रेक किया, तो उसके चलते शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हुई है दिसंबर सीरीज में। और हमारा मानना है कि स्टॉक 4705 और 4667 ये 2 स्तर नीचे के स्तर जल्दी छू सकता है। तो शॉर्टिंग कैंडिडेट है दिसंबर फ्यूचर्स में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4832।
दूसरा स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी, जो हमने कल आपके क्लोजिंग शो में भी रेकमेंड करा है। इसका प्राइस पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। अब तक स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पकड़ के रखा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये हमारा मानना है। और अगर आप ओवरऑल लास्ट 15 डेज का भी एक्शन देखें तो रेंज के दायरे में सीमित है और ब्रेकआउट का एक पॉसिबल कैंडिडेट बन सकता है। तो मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन से ओबेरॉय रियलिटी बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। टारगेट एरिया बनेगा 2074 और 2097। ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 1974 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओबरॉय रियल्टी हो गया 2074 और 2097, ये दो टारगेट के लिए 1974 का आपको लगाना है इसमें स्टॉप लॉस। और एक शेयर हो गया शॉर्ट के लिए, इसमें बिकवाली आपको करनी है हीरो मोटो का शेयर। 4,500 रुपए के भाव तक गिरने के बाद ये शेयर रिकवरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल हमने देखा कि फिर से थोड़े से स्ट्रक्चर वीक होते हुए दिखे हैं। और ओवरऑल ऑटो पैक में कल हमने निराशा देखी है। इंडेक्स तो 1.25% कल टूट के कल बंद हुआ है। हीरो मोटो, इसके लिए टारगेट आपके लिए बनेंगे 4,705 रुपए के और 4,667, ये दो टारगेट। और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 4,832 रुपए का, एक बाय और एक सेल अक्षय जी की तरफ से। किरण जी, आप बताइए, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होंगे? क्या आपके भी एक बाय एक सेल है या फिर बिकवाली के ही सौदे हैं? हमारे दोनों ट्रेड है वो दोनों बाई की तरफ है। पहले मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू तो एक दो दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेटल सेक्टर में हमें लग रहा है कि एक पेंडिंग तेजी है जो आनी चाहिए। जिस तरह से मेटल सेक्टर में एक देखा है कि लास्ट मंथ में जो गिरावट थी वो गिरावट रुक चुकी है और इंडाइसिस देख लीजिए या तो स्टॉक देख लीजिए वापस हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहे हैं। तो वीडीएल हमारा प्रिफर्ड चॉइस रहेगा। हालांकि वो अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके नीचे खड़ा हुआ है स्टॉक, लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है कल के सत्र में। तो 450 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में एक दो दिन में आप 465 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 439 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा हमारा कॉल लॉन्ग टर्म कॉल रहेगा जो दिसंबर सीरीज के लिए रहेगा, दिसंबर एक्सपायरी के लिए, वो रहेगा बैंक निफ्टी का। तो जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप देखोगे तो इंडाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी एकमात्र ऐसा इंडाइसिस है जो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन्ड है। तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ा हुआ है स्टॉक, और दूसरा आपने गैप रजिस्टर जो गैप क्रिएट किया है उसके सपोर्ट के आसपास भी है। सो मल्टीपल रीजन है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी दिसंबर महीने में जरूर आउट परफॉर्म करेगा। फर्स्ट वीक में आरबीआई पॉलिसी भी है और जिस तरह से ग्लोबली सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, वी आर बिहाइंड द कर्व। चांसेस आर वेरी हाई कि हम इस बार रेट कट देखें। उसकी वजह से भी बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये सब जो व्यू पॉइंट है उनके साथ मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 51,700 500 तक, वहां पे लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 51,000 का रखना है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 54,500 इन दिस दिसंबर सीरीज ओनली। ओके, तो बैंक निफ्टी पे जो है बड़े टारगेट्स आते हुए निफ्टी बैंक पर भी अपना नज़रिया शेयर किया और साथ ही किरण की बाय रिकमेंडेशंस भी हमने समझी। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ये वक्त है समझने का कि आज खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स रहेंगे फोकस में। आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार खड़े हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए कौन से स्टॉक्स पे खबरें आई हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो लार्जली जो है फार्मा स्पेस पे बहुत डील एक्शन देखने मिल रहा है और यहाँ पे देखें तो एस्टर डीएम हेल्थकेयर की सबसे पहला स्टॉक रहेगा जिस पे फोकस रहेगा। एजेंसी से यहाँ खबर आ रही है कि इनकी एक नई नियर टर्म एग्रीमेंट उनके साइन होने वाली है जहाँ पे क्वालिटी केयर को जो वो अक्वायर करेंगे, कॉम्बिनेशन रहेगा। और याद रखिए जो शेयर होल्डर्स रहेंगे एस्टर डीएम हेल्थकेयर के, इनको जो है लगभग 57% का जो स्टेक मिलेगा कंबाइंड एंटिटी में, और जो बाकी के 47% है वो जो है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी क्वालिटी केयर को मिलेगा। एक और मेडिकल स्पेस में जो है फार्मा स्पेस में जो है इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। यहाँ पे देखें तो नारायण हेल्थ, जो पहले हमें नारायण हृदयालय बोलते थे इस कंपनी को, इसका जो ईटी की रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकता है स्पायर हेल्थ केयर में। अब स्पायर हेल्थ केयर क्या है? ये जो कंपनी जो है यूके का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल प्लेयर है अगर आप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बताएं तो। उसका जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि ये लिस्टेड है यूके में, ऑलमोस्ट 1.12 बिलियन डॉलर्स का है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का। और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी आ रही है कि बैंक को भी टैप किया जा रहा है कि 500 से 600 बिलियन डॉलर का फंडिंग ले ताकि इसको अक्वायर कर पाए। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है आपको नारायण हृदयालय से देखने मिल रहा है। बीएसई भी फोकस में रखिएगा। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट्स है वो ट्यूसडे को शिफ्ट कर गई है, तो इसके जो है ओवरऑल रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि उनके वॉल्यूम से क्या इम्पैक्ट पड़ती है। और याद रखिए कि एक इंटरऑपरेबिलिटी का भी जो है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेबी का आया है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जी के,
जी के शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल पुनीत गोयनका का एज अ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करने के लिए, और ऑलरेडी इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट दे दिया था कि वो एमडी के पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ या रोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि डे टू डे अफेयर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है पीसीबीएल पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया कि उन्होंने अपना दूसरा और आखिरी फेज़ जो स्पेशलिटी केमिकल प्लांट है उसका आप कह सकते हैं कमीशनिंग हो चुका है। लगभग 20,000 मिलियन टन्स पर एनम का ये कैपेसिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज हैं जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए, जहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे काउंटर्स हैं जिन पे खबरें आई हैं। हेल्थ केयर स्टॉक्स काफ़ी हैं, साथ ही केमिकल काउंटर्स जो हैं जुड़े हुए ज़रूर हैं। तो इन सभी पर फोकस जो है वो ज़रूर रहेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स जो हैं वो कौन से हैं हमारे सहयोगी के साथ। पर एक बार किरण, क्विकली अगर हम आपसे राय ले पाए एस्टर डीएम पे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट जो है वो संभव है। अभी फिलहाल ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है, पर हाल फिलहाल जो है स्टॉक में रिएक्शन जो है काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है। मैं देख रही थी कि पिछले 2 दिनों से अच्छा स्टॉक में मूवमेंट आया है। क्या राय रखते हैं किरण आप एस्टर डीएम पे? पैटर्न जरूर ब्रेकआउट आपने जिस तरह से मेंशन किया है 460 से लेके आप देखोगे तो 390 यानी कि ऑलमोस्ट 60 से 70 रुपए का एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। अब हमने देखा कि 460 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी 30 रुपया चल चुका है, बट स्टिल देयर आर चांस ऑफ 30-40 रुपीज यहाँ से और भी आपको आ सकता है। सो करंट मार्केट से तो नहीं, लेकिन कोई भी अगर डिप आपको मिलता है 460 से 470 के बीच में तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 450 के नीचे का रखिए एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में 530 से 550 तक के टारगेट एसडीएम में देख सकते हैं। आपने ना मार्केट में कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी के आने से तो कंपनी चलती है, बट किसी के जाने से भी कंपनी चलती है क्या? ऐसा ही होता है। कई बार फाउंडर मेंबर्स के भी जाने से कंपनी चलती है। आपको ध्यान होगा पुनीत गोयनका जो कि जी एंटरटेनमेंट के पहले बोर्ड में भी थे, उनको अब तो सीईओ के पद पर है, पहले वो एमडी के पद पे थे। तो एमडी के पद से तो जब वो गए तो उस दिन शेयर ने करीब 7-8% का जंप दिखाया, बाद में थोड़ा और भी चला। अनफॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ा ख़राब हुआ तो इस शेयर को भी नीचे आना पड़ा। कल एक और एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम कहते हैं। उस एजीएम की बैठक के अंदर भी ये फैसला हुआ कि डायरेक्टर का प्रस्ताव रखा गया, उसमें इनको नहीं रखा गया। अब बोर्ड के मेंबर भी नहीं है ना, तो बोर्ड में एमडी होता है, बोर्ड में सीईओ नहीं होगा। तो ये पुनीत गोयनका के लिए एक और झटका है। तो पुनीत गोयनका क्या है कि सुभाष गोयनका के बेटे हैं और एक कंपनी के फाउंडर मेंबर्स भी हैं, लेकिन जैसे इनको निजी तौर पर झटका लगता है किसी भी लीगल पेज का, मार्केट में शेयर पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा ला सकते हैं, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी कि किसी प्रमोटर के जाने से किसी को फ़ायदा होता हो, तो उसमें चुनिंदा कंपनीज से जी एंटरटेनमेंट भी है। आज एक गैप अप भी कर सकता है। एक बार किरण जी इसको ज़रा चेक करना। ये बात मैं भी जानता हूँ कि 140-150 की रेंज जब तक ये पार नहीं करेगा, ये इसी तरह से ठंडे बक्से में रहेगा। बस एक दिन खबर आएगी 7-8% चलेगा, फिर चुप हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना स्ट्रांग हो रहा है इस जगह पर, मैं इन्वेस्टर भी बन जाऊँगा। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि स्विंग ट्रेडर ही बनना है। अगर स्ट्रांग हो रहा है तो भरने में कोई बुराई नहीं है। सो जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये तीसरा अटेम्प्ट है फॉलिंग वेज ब्रेकआउट का, और जनरली फॉलिंग वेज ब्रेकआउट इज कंसिडरिंग बिग रिवर्सल पैटर्न, लेकिन आगे 2 बार इसने फेल कर चुका है, अब ये तीसरी बार है। अब इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ हम इस तरह से देख सकते हैं कि आगे 2 बार जो फॉलिंग वेज बना था उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, इस बार न्यूट्रल टेरिटरी के अंदर है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, काफी छोटा पैटर्न है लेकिन डेवलप हुआ है विद वॉल्यूम, सो देयर आर चांसेस के ये रिवर्सल डेफिनेटली वर्क करेगा। एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है। तो 117 के स्टॉप लॉस के साथ अगर एज आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टर आपको बनना है, और अगर इन्वेस्टर बन रहे हो तो 114 या 110 का स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हो। परसेंटेज वाइज 10% का स्टॉप लॉस है यहाँ से, लेकिन मेरे हिसाब से 110 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो 200 इज मूविंग एवरेज जो 140-143 के आसपास है, वहां तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 110 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए लो रिस्क अटेम्प्ट यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, 110 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के एक लो रिस्क ज़रूर लिया जा सकता है। ये पुल बैक पहले 150 तक का होगा, यानी कि टारगेट अगर आप रखना चाहें तो 150 तक का होगा,
और फिर उसके बाद की जर्नी तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल अगर इन्वेस्टर कोई उतरना चाहता है तो जो सर आपको स्टॉप लॉस बता रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब ज़रा लगाइएगा स्टैम्प। 110 का इसमें एक स्टॉप लॉस है, 150 तक का टारगेट डाल देते हैं, बट ये है इन्वेस्टर्स के लिए। इस 110 के अंदर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ और भी आए आने वाले दिनों में, बट अपना कॉन्फिडेंस को आप ना खोना, इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े बड़े रखे गए हैं ताकि आप कोई भी स्विंग आए 7-8 रुपये तक का वो एब्जॉर्ब कर लो आप। ऐसा ना हो कि आपसे कोई दिक्कत हो इसके अंदर। 110 और 150 की रेंज हो गई, 110 का स्टॉप और 150 तक का टारगेट है। कल HDFC बैंक 1800 दिखाने के बाद वापस से नीचे आ गया। काफ़ी हद तक ये भी लोग कहने लगे कि HDFC की बिकवाली की वजह से ही कल बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई। मेरा ऐसा नहीं मानना, क्योंकि कल HDFC ने जिस जगह पर क्रॉस किया उसने अपने क्रूशल सपोर्ट को तो बहुत अच्छे से बचाए रखा, वह है 1780 का। ठीक है, ये बात सच है कि उसने 1800 से नीचे आया वो शेयर, लेकिन 1780 एक ही दिन में नहीं तोड़ा, आज तोड़े अलग बात है। कि अक्षय सर एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, 1730 1780 दो छावनियाँ हैं इसके लिए, दो बैरियर हैं। जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको होल्ड करके रखेगा ये शेयर ख़राब नहीं होगा और उम्मीद जगाए रखेगा कि मेरी बदौलत बैंक निफ्टी और मेरी बदौलत मार्केट का मूड भी ठीक हो जाए। ये 1780 का स्टॉप लॉस या इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के अभी भी बने रहें इसके अंदर। जी, तो कल खास बात थी कि अभी तक HDFC जो है 1760 स्पॉट का जो ब्रेकआउट दिखाया था वो होल्ड कर रहा है। वॉल्यूम्स काफी तगड़े थे, ये आपको कल देखना है कि वॉल्यूम्स में काफी एक ब्लास्ट हुआ था कल। तो जो 1716 का लेवल है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। आज और कल में क्लियर हो जाएगा कि HDFC बैंक 1760 होल्ड कर पाता है कि नहीं। कल थोड़ी सी हायर लेवल से सेलिंग जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शंस में भी 1800 के स्तर पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई है। पर अगले 2 दिन में अगर 1760 होल्ड कर जाता है तो और एक दोबारा रीअटेम्प्ट हो सकता है 1800 ब्रेक करने की। तो अभी तक जिनकी बाइंग पोजीशंस है उनको बने रहना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1755 का होगा। और जिनको खरीदना है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा आप जल्दबाजी ना करें, कम से कम एक बार 1800 का लेवल पार करने दे, फ्रेश लेग्स ऑफ मोमेंटम मिल जाएंगे आपको, उसके बाद तभी आपको बाइंग कमिट करना है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, जिनके बाइंग कमिटेड है उनको 1755 के स्टॉप से बने रहने। ठीक है, 1755 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन अगर आपकी तेजी की है तो उसमें बने रहिए। नई खरीदारी पर विचार तभी करना है जब 1800 रुपए के ऊपर फिर से शेयर निकले और उसके ऊपर जाकर फिर से ये टिके। उसके बाद फिर से आपको हम गाइड करेंगे। HDFC बैंक ऐसा शेयर है कि इसके बारे में रोज ही चर्चा होती है, बाजार इसके बिना अधूरा सा है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा दावेदार है ये। लेकिन कल दो और शेयर बहुत तेजी से टूटे बाजार की गिरावट में, और उनके लिए एक खबर की ट्रिगर थी SBI लाइफ और HDFC लाइफ। दरअसल खबर यह थी कि बैंक एश्योरेंस रेगुलेशन में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और उसके बाद ये शेयर भरभरा के गिर गए। हालांकि लास्ट आवर के ट्रेड में हल्की हल्की सी रिकवरी भी आई। ये खबर आपको हमने बताई भी थी हमारे संवाददाता अनुराग शाह के जरिए कि आखिर क्या खबरें आ रही हैं, क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं इन कंपनीज को लेकर। लेकिन फिर बाजार खत्म हुआ, रात होते होते दोनों कंपनीज की सफाई भी आ गई। उन्होंने खंडन किया और जो भी चेंजेस की खबर आई थी उसको अफवाह करार दिया। क्या कुछ कहा इंश्योरेंस कंपनीज ने, बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग फिर से जुड़ गए हैं। अनुराग, कल आपने ही खबर बताई थी और उसके बाद ये सफाई की खबर भी आई। बताइए क्या खबर थी और अब इंश्योरेंस कंपनीज का इस पर कहना क्या है? ईडी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है जब तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। SBI लाइफ, मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ कंपनियों ने कहा है कि उन्हें IRD की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं मिला है और किसी भी तरह का बैंक इंश्योरेंस कारोबार पर कैप करने का कोई प्लान नहीं है। इस पर रेगुलेटर के से कोई चर्चा नहीं हुई है और तमाम कंपनियां अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए कारोबार करती है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह से ईडी नाउ स्वदेश ने बताया था कि रेगुलेटर IRDA ने कंपनियों को कोई निर्देश नहीं दिया है कि अपना बैंक इंश्योरेंस जो चैनल है उस पर कोई कमी की जाए, उसके ऊपर कुछ कैपिंग लगाई जाए। हमने देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और IRDA चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कुछ चिंता जाहिर की थी कि बैंकिंग चैनल के जरिए जो इंश्योरेंस की बिक्री होती है उसमें मिस सेलिंग होती है, मिस सेलिंग की शिकायतें आती है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए।
तो उसके बाद ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या रेगुलेटर जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए जो इंश्योरेंस बिकता है उस पर कैपिंग कर देगा। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का काफी बड़ा हिस्सा एचडीएफसी लाइफ का 60% से ज्यादा कारोबार बैंकिंग चैनल के जरिए होता है, एसबीआई लाइफ का 50% से ज्यादा, आईसीआईसी प्रू का करीब 30%। तो बैंकिंग चैनल एक बड़ा चैनल है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। और उसके बाद इन खबरों के बाद बैंकिंग जो लाइफ इंश्योरेंस के शेयर है उनमें भी हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है कंपनियों ने खुद ने क्लैरिफाई कर दिया है और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे भी मुहर लग गई है कि आईआईडी की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप जब भी जाते हैं बैंक में, कोई खाता खुलवाते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो उसके साथ साथ जो आपके बैंक के जो प्रतिनिधि होती है ना, आपको इंश्योरेंस लेने के लिए भी कहते हैं, और वो बड़ा चैनल है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो उस पर कैपिंग की बातचीत हो रही थी। अब ये कंपनीज की तरफ से कहा गया है कि नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के साथ इस मामले में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। देखते हैं क्या स्टॉक्स में कोई सुधार आता है आज, क्योंकि कल गिरे हैं, थोड़ा सेंटिमेंट वीक जरूर हुआ है। एक जरा टेक्निकल चेक ले लेते हैं अक्षय जी। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ हो सकता है कि आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, क्या कोई मौके इनमें देखने चाहिए? जी, तो कल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइमलाइट में थी और काफी जोर से बिकवाली का प्रेशर हमने दोनों काउंटर्स में देखा, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट चेक लूं तो एसबीआई लाइफ कहीं ना कहीं काफी ओवरसोल्ड है और अपने एक ट्रेडिंग सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे और शॉर्ट पोजीशंस बनाने की तो राय नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस है तो कवर करने की राय रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस देखें तो प्रायर स्विंग हाई 1380 1390 एक सपोर्ट जोन है और हल्की सी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सपोर्ट से थोड़ी सी एक रिकवरी रैली हमको एसबीआई लाइफ में दिख जाए। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट शॉर्ट को कवर कर ले, ये राय रहेगी। पर एचडीएफसी लाइफ का जो प्राइस पैटर्न है वो काफी वीक है। कल हमने एक बेरिश पैटर्न का खुलते हुए देखा है, 685 का सपोर्ट ब्रेक करा है, जो एक लंबे दौर कंसोलिडेशन के बाद ये सपोर्ट ब्रेक करा है। तो वहां पे एक शॉर्ट नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूएशन है, जिसके चलते शायद 600 तक डाउनसाइड आपको दिखे। तो थोड़ा सा आपको एचडीएफसी लाइफ में बाइंग पोजीशंस बनाने के लिए रुकना है। एसबीआई लाइफ में आप ट्रेडिंग के मौके बाइंग के लिए ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल व्यू दोनों ही इंश्योरेंस काउंटर्स पर जी हाँ, एक बड़ी खबर थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एक नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर दिखा, बट ये क्लैरिफिकेशन भी आया है इन सभी कंपनीज की तरफ से। तो आज देखते हैं किस तरीके का प्राइस मूवमेंट होता है। पर कल हमारी खबर के बाद एक स्टॉक में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली। पर इसी खबर पर ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, जहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना व्यू बताया है कि अगर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं तो क्या कुछ इम्पैक्ट होते हुए हम देख सकते हैं। कुछ एक ब्रोकरेजेस मान भी रहे हैं कि इस करेक्शन के बाद जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेने की। आइए समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज पर ब्रोकरेज का क्या व्यू है और अन्य स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं। जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ है रिपोर्ट्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो ब्रोकरेजेस पर भी हमें काफ़ी रिपोर्ट्स देखने मिली है, लेकिन पहले दूसरे कंपनीज पर फोकस करते हैं। वेदांता पर इन्वेस्टेक का रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखे। जो टारगेट प्राइस है वो है 510 रुपये का। उनका मानना है कि जो रिसेंटली डेट फाइनेंसिंग किया है कंपनी ने $800 मिलियन का, वो उनके मैच्योरिटी प्रोफाइल को एक इलोंगेट करता हुआ नज़र आएगा और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वहाँ पर भी हमें एक कम होते हुए नजर आएगा उनका टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। एक पॉजिटिव खबर रहेगा वेदांता के लिए। उनका मानना है कि कंपनी का फोकस भी जो कॉस्ट इनिशिएटिव पर है काफ़ी अग्रेसिवली फोकस कर रही है। इसके अलावा डिविसलैब फोकस में होगा। सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन की है। जो टारगेट प्राइस है वो है 6850 का। उनका मानना है कि जो एंटेस्टो एपीआई की सेल्स है, स्ट्रीट का मानना ये है कि वहाँ से जो उनकी सेल्स है कम होती हुई नज़र आएगी, लेकिन सिटी का मानना है कि ये सेल्स बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो स्ट्रीट के लिए एक सरप्राइज फैक्टर हो सकती है। इसके अलावा उनका मानना है कि कंपनी टेक्निकल वे और ओवरऑल स्ट्रक्चरली काफ़ी वेल पोजिशनड है गेन करने के लिए, इसलिए एक बाय रेटिंग उनकी बन के आ रही है। और डिविसलैब उनका पूरे इंडियन फार्मा स्पेस में टॉप पिक रहता है। इसके अलावा पीबी फिनटेक पर हमें बोफा की रिपोर्ट देखने मिली। न्यूट्रल रेटिंग है। जो टारगेट प्राइस है पीबी फिनटेक का वो है 1850। उनका मानना है कि कंपनी एक जो कोर मोमेंटम है वो काफ़ी दमदार है और आने वाले 3 से 4 साल के अगर नज़रिए से देखें तो एक हमें अपसाइड की ऑप्शनैलिटी नज़र आती है।
इसके अलावा जोमेटो पे जेफरीज की रिपोर्ट देखने मिली, वहाँ पे उन्होंने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है जोमेटो का वो है 335। कंपनी ने हाल ही में अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट नाम से, जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा डाइनिंग आउट इवेंट्स के लिए। उनके लिए मानना है कि जो सप्लाई साइड है यहाँ पर वो काफ़ी मार्केट में कम है, जिसके चलते जो डिमांड अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते बुलिश व्यू जोमेटो पर जेफरीज का बन रहा है। इसके अलावा अब लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करेंगे तो कई ब्रोकरेजेस नोट नज़र आइए। पहले हम मॉर्गन स्टैनली देखेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर कैप लागू होते हैं तो हमें एपीई ग्रोथ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, जहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है उसके ऊपर। उनका मानना है कि हालांकि IRDAI से एक क्लैरिटी की अप्रूवल की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब तक अप्रूवल और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ जाती थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ रहेगा सारे इन स्टॉक्स पे। बर्नस्टीन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट है SBI लाइफ, HDFC लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल के लिए, हालांकि उनका एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है ICICI प्रूडेंशियल, LIC और PB फिनटेक पर। एंड लास्टली कोटक सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि हमें कई डाउनग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं अगर ये स्ट्रिक्ट कंटीजेंट्स लागू होते हैं तो, लेकिन उन्हें जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें 2 स्टॉक उन्होंने हाईलाइट किए हैं। पहला है ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ, जिन पे उनकी बाय रेटिंग बरकरार है। नहीं, ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए तो इंश्योरेंस कंपनीज पर तो आज फोकस रहेगा ही, पर साथ ही साथ आज बात करें तो डिवीज लैब पर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सिटी की, जहां पर देखिए उनका ये कहना है कि इंटरेस्टो API के चलते जो है यहाँ पर डिवीज लैब के ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे इसे तो देखिए नोवार्टिस को API सप्लाई करती है डिवीज लैब। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक हार्ट फेलियर की ये ड्रग है जिसको लेकर पहले भी जो है हमने काफ़ी चर्चा की थी। ये जो ड्रग है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे डिवीज लैब के अगर टोटल सेल्स देखें तो उसका 8% कंट्रीब्यूट करता है। और अब सिटी का ये मानना है कि ये पर्टिकुलर डिवीजन से या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से जो है सेल्स और भी ज़्यादा पिकअप हो सकती है, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। सिटी ने अपना व्यू शेयर किया है, 6850 के टारगेट्स दे रहे हैं। एक बार किरण जी आपसे समझना चाहेंगे, मैं देख भी रही थी फार्मा स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उभरा है डिवीज लैब, 6000 के ऊपर जाके सस्टेन करने की काफ़ी अटेम्प्ट्स रहे, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया किरण जी, पर आगे के लिए क्या नज़रिया है, क्या यहाँ पर इन लेवल्स पर फ्रेश बाय करना चाहिए? तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो ये वीक के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था डिविस लेबोरेटरी को कि कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक 6000 के ऊपर टिकता है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले समय में 64-6500 को टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 6000 के ऊपर टिका नहीं, लेकिन अभी जिस जंक्चर के ऊपर है कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट का जो लेवल है वो भी 5900 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये डिप में एक बार अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, एक लो रिस्क ट्रेड यहाँ जरूर बन सकता है। आप 5950 से 5900 के बीच में लॉन्ग कीजिए, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 5900 के नीचे का मेंटेन कीजिए। इनिशियल लेवल पे आप देखोगे तो 6100 का हमारा टारगेट बनेगा और जैसे ही 6100 क्रॉस करेगा उसके बाद डेफिनेटली आप 6300 तक की एक रैली देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके जाना चाहिए। का स्वागत है। मार्केट्स ठीक है, कल उसने बहुत ज़ोर का एक झटका लगाया 10:30 बजे के बाद और बाज़ार दिन भर उससे उभर नहीं पाया, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए आज सीरीज़ का पहला दिन है निफ्टी के हिसाब से, बैंक निफ्टी के हिसाब से सेकेंड डे है दिसंबर सीरीज़ का। क्यों ना हम एक काम आपके लिए और करें, हम दिसंबर सीरीज़ के भी कुछ सौदे आपके लिए आज ही रख दें, ताकि अगर आप सीरीज़ टू सीरीज़ प्लान करते हैं किसी भी शेयर को ख़रीदने का, या आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई मेरे को रोज़मर्रा का काम नहीं करना, मेरे को तो एक महीने के हिसाब से कोई सौदा बताओ, तो वो भी आपके लिए काम आएंगे। अक्षय पी भागवत, किरण जानी ने दोनों एक एक शेयर आपके लिए निकाला है दिसंबर सीरीज़ का, यानी कि जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो वो आपको बता देंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अक्षय पी भागवत आपसे शुरू कर रहे हैं, दिसंबर सीरीज़ का कौन सा एक ट्रेड आप देना चाहते हो? जी, तो दिसंबर सीरीज के लिए मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में एक रिकवरी रैली हो सकती है। उसके चलते जो सबसे बेहतरीन सेटअप है सेक्टर में, जिससे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्सपोजर है, वो है टाटा पावर। अब प्राइस स्ट्रक्चर ही देखेंगे तो मेरे हिसाब से अप्रैल 2023 से मल्टीपल अटेम्प्ट्स 400 के स्तर पे हमें हमेशा देखने मिलता है, जहां पे बाइंग डिमांड देखने को मिलती है टाटा पावर में, और हर सक्सेसफुल रिकवरी रैली में स्टॉक मिनिमम 80 से 100 रुपए 400 के लेवल से चलता है। तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न है। रिसेंटली एक भी अगर 3-4 दिन पहले देखे 390-400 से स्टॉक रिकवर करा है, और इस बार भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि वापस एक अच्छी रैली आपको दिसंबर में टाटा पावर में बनते हुए दिखेगी।
तो बाय करने की राय है। टाटा पावर 76% के आसपास रोल ओवर से पॉजिटिव आउटलुक है और यहाँ से मेरा मानना है कि कम से कम स्टॉक 445 और 462 तक दिसंबर में रैली कर जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे 387 का स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनाए। ओके ठीक है, तो आपकी तरफ से टाटा पावर है, 387 का एसएल है और टारगेट है पहला 445, फिर 462 भी होगा। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट भी बुक कर सकेंगे। किरण सर, आपकी तरफ से दिसंबर का ट्रेड। एक बार अनम्यूट कीजिए किरण जी। ओके सॉरी। सो दिसंबर महीने के लिए बैंक निफ्टी हमारा पोजिशनल कॉल रहेगा। रीजन भी आप देखोगे तो पहले वीक में ही, दिसंबर के पहले वीक में ही आरबीआई की पॉलिसी है, वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आरबीआई इस बार रेट कट करेगा। दूसरी टेक्निकल चीज में आप देखोगे तो आफ्टर निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडाइसिस है जो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से पीएसयू प्राइवेट दोनों बैंकों में लार्ज कैप बैंक है, कल हमने एसबीआई देखा था, एचडीएफसी बैंक भी जिस तरह से ओवरऑल ब्रेकआउट दिया है और 1800 के ऊपर के जो ओपन इंटरेस्ट है जिस तरह से घटे, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस के यहाँ पे ये दोनों बैंक अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म मतलब बैंक निफ्टी लीड करेगी। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमारा काफी अच्छा व्यू पॉइंट है। तो कोई भी डिप आता है 51,700 से लेके 51,500 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 51,000 के नीचे का मेंटेन करना है और ऊपर में कहीं ना कहीं हम 54,500 तक के लेवल दिसंबर महीने के एंड तक देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंडेक्स पे नज़र रखिएगा और आप तो बड़ा टारगेट दे रहे हैं सर, 54,500 का। आपने तो सारे बुल्स को खुश कर दिया है टारगेट दे के। 51,000 का स्टॉप लॉस, 900 पॉइंट का मात्र रिस्क दिया आपने बैंक निफ्टी पर और आपका टारगेट यहाँ से काफ़ी अच्छा है, 3,500 रुपये का। बहुत ही बढ़िया, आज अच्छा लगा। मेरे को तो लग रहा है आज का सबसे भयंकर वाली कॉल आपने दी है और अच्छा है, ये ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। आपने 54,500 तक का टारगेट दिया, वेरी गुड सर। यानी ऑल टाइम हाई के आसपास हम पहुंच जाएंगे आपकी इस कॉल के अनुसार। दिसंबर सीरीज़ अच्छी जा रही है। शिवांगी शारदा से भी एक काम करवाते हैं, ज़रा चेक करवाते हैं। शिवांगी जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आपका ऑफिस, आपका काम सही चल रहा है? ठीक है, कल का झटका आप भी आपको लगा था ऐसा कि 10:30 बजे एकदम से बाजार गिर जाएगा? आप ऑफिस में क्या कर रहे थे उस समय आप? गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी हो रखी थी एंड कल मंथली एक्सपायरी के चलते ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्विंग्स काफी रहेंगे बोथ द साइड्स। तो ये ऑफ कोर्स एक अनएक्सपेक्टेड मूव था बट हमने कैप्चर जरूर किया अच्छी तरह से और हम बिल्कुल पुट साइड में ही थे। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए हमने काफी एक पोजीशंस भी कैप्चर किए। सो ओवर एंड अबव आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ट्रेंड के साथ ही बने रहना चाहिए। स्मॉल टर्म थोड़े बहुत प्रेशर जो है उसको हैंडल करते हुए और ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग के तौर पे लंबी अवधि का पिक्चर याद रखें कि ये छोटी गिरावट में भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उसको चेस करने की पूरी तैयारी करें हम। बढ़िया, और मैं तो आपके इंटेलिजेंस को और आपकी पूरी टीम की इंटेलिजेंस को समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और आपने नो डाउट कल के इस फॉल को भी बेनिफिट के तौर में कन्वर्ट किया ही होगा, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि कुछ पुट्स में पोजीशंस थी आपकी। तो शिवांगी, अब आप मेरे को ज़रा ये बताइए कि आज आपके ट्रेड कौन से हैं? जी बिल्कुल, आज के लिए अगर हम ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरी पसंदीदा काउंटर रहेगी सिंजीन। ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छे रोल ओवर एक्टिविटी भी देखने को मिला है। वीकली बेसिस पे अगर हम टेक्निकली बात करें तो अपने 8-9 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक और काफी अच्छी तरह से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं पिछले 3 सेशन से। तो ये कंफर्मेशन है कि पार्टिसिपेशन काफी शानदार है यहाँ पे। तो 950 के टारगेट्स के लिए सिंजीन में खरीदारी की सलाह रहेगी 900 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और साथ ही बाजार पर भी उनका नजरिया, सिंजीन पर खरीदारी की राय इस वक्त अगर आप देखेंगे 915 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट हमने देखा था कल के सत्र में भी सिंजीन के स्टॉक में खरीदारी के मौके बनते हुए। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं हम। पूरे हफ्ते कह सकते हैं बाजार ने दिन की शुरुआत में उम्मीदें जगाई
उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हर रोज लगभग ऐसा हो रहा था कि उम्मीदें जो हैं वो तोड़ी भी जा रही थी, क्योंकि स्टिफ रेजिस्टेंस जोन जो रहा वहां तक पहुंचकर बार बार बाजार घूम जा रहा था। 24,350 तक पहुंच हो तो जाते थे हम, लेकिन वहां से फिर से घूमकर इनफैक्ट कल के सत्र को याद करें 23,900 के भी नीचे क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली। तो इसी तरह का सिलसिला मानो पूरे के पूरे हफ्ते देखने को मिला। दिन के हाई से कल तो करीब 400 अंकों के करेक्शन को हमने देखा था। लेकिन चलिए आज के सत्र में इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी होंगे। आज शाम जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े देश के आने वाले हैं, सो इस इकोनॉमिक इंडिकेटिव पैरामीटर पर भी नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मौके जो है वॉलेटाइल मार्केट्स में कई सारे बन जाते हैं। खबरों के दम पर जो एक्शन होता है उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्सेस में जहां उठा पटक का दौर चल रहा हो और वॉलेटिलिटी के साइंस जहां दिख रहे हो, वहां खबरें कहां पर हैं और उस पर किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए जानना बहुत जरूरी होता है। नवरत्न शेयरों की सूची जो है वो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले आप शरद से जुड़ते हैं, उनसे जान लेते हैं आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे जो है नज़र रखेंगे। HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, SBI लाइफ, सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया नहीं है बैंक अश्योरेंस बिजनेस की कैपिंग को लेके। और हमने 18 हाउस स्वदेश में कल ही बता दिया था एक्सक्लूसिवली मार्केट आज में ही कि ऐसा कोई डायरेक्टिव इंश्योरेंस को अभी तक नहीं मिला है। अब दूसरा स्टॉक रहने वाला एस्टर डीएम हेल्थ केयर। यहाँ पे एजेंसीज़ की रिपोर्ट आ रही है कि अग्रीमेंट जो है उनका जल्द हो सकता है करार क्वालिटी केयर के साथ। हैदराबाद बेस्ड प्लेयर है, ब्लैकस्टोन इसे बैक करती है और जो एस्टर डीएम के शेयर होल्डर्स है इस कंबाइंड एंटिटी में 57% स्टेक रखेंगे और जो रिमेनिंग स्टेक है वो क्वालिटी केयर के इन्वेस्टर्स के पास रहेगा। नारायण हेल्थ, जो पहले नारायण हृदयालय से जाना जाता था कंपनी, यहाँ पे ईटी की रिपोर्ट्स आ रही है कि कंट्रोलिंग स्टेक यूके की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल स्पायर हेल्थ केयर को वो अक्वायर कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू जो है इस कंपनी का लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ के बीच है और बैंक से भी बात हो रही है कि 500 से 600 मिलियन डॉलर की फंडिंग देखने मिल सकती है। बीएसई पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है वीकली और मंथली एक्सपायरी जो डेज़ हैं वो सब शिफ्ट कर गए हैं ट्यूसडे को और जो इफेक्टिव चेंजेस है वो जनवरी के महीने में आपको देखने मिलने वाले हैं। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है स्टॉक के लिए। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल पुनीत गोयनका को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। पहले ही उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था एमडी के पोस्ट से ताकि वो फोकस करे ऑपरेशनल और डे टू डे अफेयर्स कंपनी के। अब जो है बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जो वायदे बाज़ार में आज ऐड हो रहे हैं। 45 स्टॉक्स टोटली ऐड हो रहे हैं वायदे बाज़ार में। जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नाइका, डीमार्ट, पेटीएम, इन सारे स्टॉक्स में भी जो है आज जो है एक्शन देखने मिल सकता है। 7वां स्टॉक PCBL रहेगा। इन्होंने अपना दूसरा और आखिरी फेज़ 20,000 मिलियन टन्स पर एनम केमिकल प्लांट का जो कमीशन है वो जो है कंप्लीट कर लिया है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। वही हमारा 8वां स्टॉक डिविस लैब्स रहेगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा है। टारगेट प्राइस 6,850 रुपये प्रति शेयर का है और ओवरऑल जो API सेल्स हो रही है उनको इंटरेस्टो के जो प्रोडक्ट पे तो उस पे जो है ओवरऑल इनकरेजिंग साइंस देखने मिल रही है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। यहाँ पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया है, बड़ा डाउनग्रेड आया है। पहले बाई था रेटिंग, उसको सेल कर दिया है और जो टारगेट प्राइस है इसमें देखें तो 50% से ज़्यादा का गिरावट आया है। 1426 लास्ट टारगेट प्राइस था, अब वो घट के 564 हो गया था। 60 से 70% का तो डाउनग्रेड आया है प्राइस का। ओवरऑल कह रहे हैं कि अर्निंग्स विजिबिलिटी जो आगे जाते हुए एसेट क्वालिटी का कंसर्न देखने मिल रहा है। एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन देखने मिला है इंडस्ट्री में और ओवरऑल जो है ओवर लिवरेजिंग हुआ है तो उसके कारण जो स्ट्रेस आ रही है उसके कारण सारे MFIs को लेके जो है स्ट्रेस आ रही है और आप देख सकते हैं बड़ी डाउनग्रेड के कारण जो है स्टॉक में भारी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। प्रिया, ये सारे के सारे शेयर्स हमें बताने के लिए। तो 9 के नवरत्न की सूची आपके स्क्रीन पर और इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आज के सत्र में वहां पर किस तरह के साइंस बनते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत एस्टर डीएम से करेंगे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, कल भी हमने अच्छी मजबूती देखी। इनफैक्ट कंपनी जो एस्टर आदर हॉस्पिटल में रिमेनिंग स्टेक अक्वायर करने की जो खबरें हैं उसके चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्लैकस्टोन के निवेश वाली कंपनी क्वालिटी केयर का जल्द ही एस्टर डीएम में विलय होने की संभावना और इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट नजर आ सकता है। कल के सत्र में भी तेजी। किरण, गुड मॉर्निंग। एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे।
तो एसटीडीएम एज वी डिस्कस कि जिस तरह से डेली चार्ट प्राइस हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक 60-70 रुपए का कंसोलिडेशन पैटर्न था, वहां से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी 30 रुपए की मूवमेंट आ चुकी है, यहाँ से और भी 30-40 रुपए की मूवमेंट आप देख सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से नहीं, कोई भी डिप आता है 470-460 के बीच में, तो वहां पे एक बार के लिए लॉन्ग कीजिए आप। 450 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 550-540 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप एक बार लॉन्ग करना चाहिए बेस्ड ऑन पैटर्न ब्रेकआउट। डिस्कशन का पॉइंट रहा भी, और आज बाजार खुलने के बाद भी एस्टर डीएम पर नज़र ज़रूर बनाकर रखनी होगी। इनफैक्ट डिविस लेबोरेटरीज पर भी एक नज़र बनाकर रखें, क्योंकि वहां पर भी सिटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय बरकरार रखने की राय है। 6850 के यहाँ पर लक्ष्य मानकर चल रही है ये रिपोर्ट। क्लियरली हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा स्पेस, डिफेंसिव्स के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में बाजार को संभालने का काम करती हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को एक बार पुल अप करके देखते हैं किस तरह के साइंस आज के सत्र में शुरुआत से पहले नजर आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स यहाँ पर 21% स्टेक यूएस बेस्ड कंपनी में इन्होंने अक्वायर किए हैं। सो ये ताज़ा खबर एक रिलायंस के लिए आती हुई। शिवांगी, 1280 के लेवल्स पर ये स्टॉक। बिल्कुल माजी, रिलायंस को हम एक ऑफकोर्स इंडेक्स का एक रिफ्लेक्शन भी देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक पुल बैक मूव के बाद भी हम देख रहे हैं फॉलो अप मिसिंग है। हालांकि सस्टेन्ड बेस बन चुका है, बट फॉलो अप बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें इमीडिएट बेसिस पे, तो 1250 एक पोजिशनल सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इमीडिएटली। और अपसाइड थोड़े बहुत कॉल राइटर्स 1300 पे जरूर है, पर एक बार 1300 हम क्रॉस करते हैं तो 1330 1350 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। पर थोड़ा हम देख सकते हैं स्लो मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है। बिल्कुल स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ सकता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खास तौर से नजर रखी जाए। पीसीबीएल, किरण, क्विकली आपसे एक राय जानना चाहेंगे। लगातार 2 सेशन से खबरों के दम पर तो एक्शन में है ही। सेकंड और फाइनल फेज स्पेशलिटी केमिकल कैपेसिटी का जो है गुजरात में कंपनी कमीशन करने जा रही है, और इसी के चलते फोकस में आज रहेगी। करीब 1.5 से 2% की तेजी प्री ओपन में, आपकी राय? पीएल की हम बात करें तो रिसेंटली जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया वहां से 30% काइंड ऑफ करेक्शन हम देख चुके हैं। स्टॉक्स ने 100 डेज मूविंग एवरेज को वापस क्रॉस कर लिया, हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहा है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बन रहा है वो 420 के नीचे का बन रहा है। 420 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड ऊपर में आप कहीं ना कहीं 500 तक की रैली डेफिनेटली पीसीबीएल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग करके जाना चाहिए 420 के स्टॉप लॉस के साथ। सीबीएल लॉन्ग करके जाना चाहिए 47, माफ़ कीजिएगा, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आज जो है कुछ ऑटो काउंटर्स पर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि अब जो है नवंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़ों का इंतज़ार है। आज फ्राइडे है और हम देखेंगे कि मंडे को सारे नंबर्स जो हैं हमारे पास होंगे। एक बार आपसे समझना चाहेंगे शिवांगी कि खास तौर से महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आप क्या राय रखती हैं, क्योंकि कल ही न्यूज़ फ्लो ज़रूर था जिसके चलते स्टॉक में गिरावट रही, कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई, पर अगर नंबर्स के लिहाज से देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एमएनएम के ही आते हुए दिख सकते हैं शायद। पर स्टॉक प्राइस आपको क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जी सृष्टि, अगर पूरे सेक्टर की बात करें हम ऑटो, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी यहाँ पे। हालांकि एमएनएम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है पूरे स्पेस में, और काफी डिसेंट यहाँ पे हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि स्लो एंड स्टेडी मूव होगा, बट क्योंकि सेक्टर का इतना कोई अच्छा टेलविंड नहीं है, तो थोड़ा हम देख सकते हैं लैकलस्टर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3000 तक के लिए इमीडिएटली, और 2850 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होने की कर रहा है तैयारी, और इस समय अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बाज़ार के अंदर 13 पॉइंट की हल्की सी एक बढ़त के साथ ओपन होगा निफ्टी, और ये अभी भी 24,000 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 23,927 है। और बैंक निफ्टी के अंदर 77 पॉइंट की बढ़त है, 51,984, ये भी 52,000 नहीं है। तो पहले तो 24,000 और पहले 52,000 आने देना, ये सिर्फ एक चारा भी हो सकता है ना, थोड़ा रुक जाना अभी। और दूसरा HDFC बैंक का आज वापस से 8 रुपये का थोड़ा डैमेज ठीक करके 1800 की फिगर आपको पहली बार में दिखा देगा।
दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी 1280 के अपनी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे ही दिखेगा आपको पहले टिक में, 9 रुपये ऊपर दिखेगा ये भी, तो 2 बड़े शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे। आज के टॉप गेनर्स भी बता देता हूँ जो आज गैप के साथ आपको खुलते हुए दिखेंगे, जिनमें आज अच्छा ट्रेड बन सकता है। HDFC लाइफ क्लैरिफिकेशन आई 1.5% ऊपर, SBI लाइफ क्लैरिफिकेशन आई 0.5% से ज़्यादा ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेस फिर से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार है। अंबानी ग्रुप का शेयर्स भी आज टॉप 5 में दिख रहा है मेरे को शुरुआत में ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ भी करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ दिख रहा है। तो पहले 5 शेयर अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ पहले 5 शेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन 5 में से 1 अडानी का, 1 अंबानी का, 2 इंश्योरेंस की कंपनीज़ और 1 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ शामिल है। जहाँ पर आज नुकसान है ब्रिटानिया, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब में 0.5% से ज़्यादा का नुकसान भी है। आई रिपीट, अल्ट्रा, L&T एंड ब्रिटानिया, ये सब कमज़ोर काउंटर्स पे। खैर मार्केट अभी ओपन ही कर रहा है, सीधा बाज़ार की तरफ आएंगे और पहला जो टिक है आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो रहा है। अब 34 पॉइंट ऊपर, 38, 47 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 64 पॉइंट ऊपर, 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुका है। लेकिन इस 70 पॉइंट बढ़ने पर भी हमने 23-24 हज़ार के लेवल को अभी तक पार नहीं किया। एक बार वेट एंड वॉच थोड़ा सा और कर लो, 24,000 एक बार पार हो जाए, आप एक एरिया के अंदर आ जाओगे। आपको कम से कम 104 डिग्री में बुखार में से 102 डिग्री रह जाएगा, तो थोड़ा बुखार उतर जाएगा और कुछ नहीं है। नहीं तो ये चिंता की बात है, कल जिस तरह का फॉल हुआ है वो एबनॉर्मल इन नेचर था, बैक्ड बाय FIs की सेलिंग था और थोड़ा बहुत लेवल्स को भी डैमेज के तौर पर दिखा एक ही दिन में जो हुए। अब 122 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने पा लिया। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 52,000 के लेवल को पा लिया। कई बार छोटा भाई बड़े भाई को भी हेल्प करता है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि इस बार छोटा भाई यानी कि बैंक निफ्टी अपने बड़े भाई निफ्टी की हेल्प करे, कन्विक्शन में हेल्प करे। ठीक है, लेवल्स में तो नहीं कर सकता बट कन्विक्शन में हेल्प करे। तो बैंक निफ्टी आज क्लोजली वॉच करेंगे हम। 52,350 के आसपास इसके फ्यूचर्स हैं, यानी कि 300-325 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो जस्ट का तस हमको अभी भी फ्यूचर्स में दिख रहा है। इंडिया विक्स को भी देखते रहिए, विक्स जैसे ही 15 के नीचे जाता जाएगा आपका काम बनता जाएगा। लेकिन ये मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि ये 15 के ऊपर आके और 16 की तरफ अप्रोच करता है ना, तो मार्केट में कोई से कोई अच्छी खबर ले आओ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके विक्स अभी थोड़ा और 2-4 मिनट दे दो, शांत हो जाए, उसके बाद आप पहले ही पोजीशंस लेना शुरू करना या फिर पुल बैक के हिसाब से सोचना। फिर आपका जो इमीडिएट स्टॉप बनेंगे वो 52 और साथ ही इसके 24 बन सकते हैं, बट पहले 24,000 आने तो दो। 65 पॉइंट ऊपर है, अभी भी हम करीब 20 पॉइंट दूर है उस 24,000 के लेवल से। ये लेवल्स की टेक्निकली इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ 24,000 की, ये सिर्फ कन्विक्शन का भाव होता है। अभी आप जैसे आपका रेट होता है ना 199 रुपये, ठीक है ना, तो आप 200 नहीं बोलते, आप 199 ही बोलते हो, तो आपके माइंड भी वैसे कैलकुलेट करने लगता है। अच्छा 1 रुपये तो कम है, भले वो 100 में ही गिनेगा उसको। ऐसे ही 24,000 अगर आप नहीं हो तो वो 23,000 ही गिनेगा, फिर चाहे 800 हो या 900 मैटर नहीं करता। और जैसे आप 24,000 गिनोगे 24,000 गिनेगा, फिर 24,200 400 मैटर नहीं करता। ये साइकोलॉजिकली काम करता है माइंड आपका, और ये कुछ वही लेवल्स में आपको नोटिस करा रहा हूँ। जल्दी से दिखाइए जरा आज के टॉप गेनर्स स्क्रीन पर। टॉप गेनर्स लेके आइए, स्पीड से लेके आइएगा। हाँ, HDFC लाइफ आज ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज़, अडानी एंटरप्राइजेज़, ये सब शेयर्स आज ऊपर हैं। अडानी ग्रीन सोल्यूशन पावर, सब के सब शेयर्स आज वापस से चल रहे हैं। आज HDFC लाइफ के अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज आपको ऊपर दिखेगा। इसके अलावा ईज़ माई ट्रिप करीब 12.5% शेयर ऊपर है और जी एंटरटेनमेंट भी 5.5% शेयर ऊपर है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये मार्केट में केवल चुनिंदा कंपनीज ऐसी भी होती है जिनके प्रमोटर्स और जिनके फाउंडर मेंबर्स अगर इधर उधर हो जाएं, यानी कि उनको डैमेज होगा तो कंपनी को बेनिफिट होता है। जी एंटरटेनमेंट कुछ वैसा ही काम कर रहा है, आज 5% ऊपर आके 129 के लेवल पे तो आ ही चुका है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं लॉरस लैब ने आज साल का हाइट नया टेस्ट किया है, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जरा हीट मैप स्क्रीन पे दिखाइए जरा फटाफट से हीट मैप। फिर शिवांगी, शारदा, किरण जानी और मेहमान भी है हमारे साथ, वो आपको ओपनिंग के ट्रेड बताना शुरू कर देंगे। जरा हीट मैप लेके आते हैं। वैसे निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई, अगर आप मेरे से निजी तौर पर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ख़राब नहीं हुई है। कल के तेज़ डैमेज लो पे क्लोजिंग करने के बाद आज जो मार्केट ने शुरुआती गेन दिखाया है ना,
ये काबिल तारीफ़ है। बस ये टिक जाए तब भी आप जीत जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना भी बढ़े, ये टिक जाए ना तब भी आप जीत जाओगे, क्योंकि आप एक गैप फिल करने के बाद वापस ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ले आओगे। ये भी हो जाएगा ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल इंडिया विक्स अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी का आप देख पा रहे हैं। पावर ग्रिड को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। सबसे अच्छी बढ़त इंश्योरेंस वाली कंपनीज में है, दोनों में ही सन, SBI लाइफ भी और HDFC लाइफ भी, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अडानी के शेयर्स भी जो निफ्टी के पार्ट हैं, पोर्ट एंड एंटरप्राइजेज, वो भी आपको इसमें हीट मैप पे दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट करवाइए, फास्ट शो दिखाइए। बैंक निफ्टी, IT, ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट, फटाफट से हीट मैप फायर कीजिए। बैंक निफ्टी, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, बंधन बैंक, ये कुछ एक बढ़कर बैंक कामकाज कर रहे हैं। आज HDFC वापस आपको शुरुआत में हरे निशान में दिखेगा। IT, ऑटो, फार्मा, फटाफट से फायर करते जाइए। विप्रो 0.5% ऊपर है। SCL टेक करीब 1/4% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। IT का पार्टिसिपेशन ठीक है, बुरा नहीं है। देखिए कल जब फॉल हुआ था तो IT ने ही ड्रैग किया था। आज IT अगर ड्रैग ना भी नीचे की तरफ करे, ठंडा भी पड़ जाए ना, तब भी आपके काम आ सकता है। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। साथ ही अगर आप मेटल्स चेक करेंगे तो वहाँ पर भी सेल, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सेलेक्टिव शेयर्स हैं मेटल्स के अंदर चल रहे हैं। एक्चुअली इसका सरोकार ज़्यादा ग्लोबल से होता है और डॉलर रुपी इक्वेशन से होता है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स जो कल M&M टॉप लूजर बना था ऑटो में, आज वापस 0.5% ऊपर आके अपनी कन्विक्शन को वापस से ठीक करने की कोशिश करता है। सैमिल और आइशर मोटर भी ये एक्सपायरी के पहले कुछ दिन एक्टिव रहते हैं। 75 पॉइंट की बढ़त आ चुके हैं निफ्टी पर और 170 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अच्छे से 52,000 को टैकल कर रहा है, लेकिन निफ्टी को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 24,000 देखने पे स्क्रीन पर वो अभी भी है करीब 10 पॉइंट दूर। कृपा रही भगवान की तो 24,000 भी आप देख ही लोगे आज ही। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ शिवांगी और किरण दोनों ही मौजूद हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नजर? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड पे मेरी नजर है UBL पे। स्टॉक लगातार पिछले 4 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते हुए नजर आ रहा है और काफी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक अपनी 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की पूरी तैयारी में है और हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्पेस ऑफ स्टॉक्स है जो काफी एक नेगेशन के बाद एक स्टेबल हमने देखा है कि इसमें एक अप मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी खरीदारी के मौके ढूंढे 2000 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए और 1920 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 1920 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर एक फ्रेश बाय रिकमेंडेशन आती हुई शिवांगी की तरफ से। तो यूनाइटेड ब्रीवरीज यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक अप डे हाई पे भी आता हुआ दिख रहा है, तो ओपनिंग में ही मोमेंटम कैच करने की कोशिश में शिवांगी। अब किरण जी आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स? सो ओपनिंग ट्रेड के साथ साथ मैं एक अपडेट भी डिस्कस करना चाहूंगा, वो है पीवीआर हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था समवेयर अराउंड 1470 1460 के आसपास, कि वहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज वहाँ आप अगर आप देखोगे 3 दिन में स्टॉक जो 1470 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो अभी 1537 के आसपास है। आज स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं पीवीआर काफी स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट वीक में लॉन्ग वेटेड एक अच्छी मूवी भी रिलीज हो रही है, तो एक फंडामेंटल टेलविंड्स भी है। तो कहीं ना कहीं आप पीवीआर के ऊपर ध्यान रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है आप 1600 तक की रैली नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पीवीआर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए, तो बिल्कुल पीवीआर पर नज़र थी भी किरण की और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 1.5% के मूव्स अच्छी खासी तेज़ी के बीच जहां पर स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ 1538 के स्तरों पर यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त बाजार में अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स हैं, टॉप सेक्टोरल गेनर हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स पर नज़र रहनी चाहिए। PSU बैंक की अगर बात करें
यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती है। हालांकि ऑन दी फ्लिप साइड निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में बिकवाली का दबाव, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ साथ आप देखेंगे HDFC लाइफ के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तो मजबूती है ही, लेकिन HDFC लाइफ इंश्योरेंस के काउंटर पर भी एक नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। शिवांगी, एक क्विक कॉल आपकी जानना चाहेंगे, यहाँ पर कंपनी अपने स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो को सेल कर रही है करीब 270 करोड़ के, और यही खबर के चलते कल से ही स्टॉक में एक मोमेंटम है, इस वक्त भी 3% तक का इजाफा है यहाँ पर। जी, स्टॉक में ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड एक प्राइस वॉल्यूम जरूर देखने को मिल रहा है सर्ज, बट मेरी ये राय रहेगी यहाँ पे कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। मंथली बेसिस पे अभी भी फिलहाल पिछले 11 महीनों से लोअर टॉप्स बनते जा रहे हैं स्टॉक में। हालांकि लोअर बेस पे बाइंग देखने को मिल रही है, पर लास्ट मंथ में भी हमने देखा था कि सस्टेन नहीं कर पाया था ये मूव। तो मेरी राय रहेगी कि हम इस स्पेस को अगर चेस कर रहे हैं तो बेटर स्टॉक्स है जिसपे हम फोकस करें। इनफैक्ट बेटर सेक्टर्स है जिनमें अभी एक एक्शन बना हुआ है, तो उस पे फोकस रहनी चाहिए। इसमें रखा जाए, इसकी कंपैरिजन में आपको कई सारे स्पेसेस मिल जाएंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट्स वक्त वक्त पर आपको सुझा रहे हैं, उस पर फोकस करना है। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते एक इम्पैक्ट ज़रूर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति। जहां फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक आज के सत्र में भी जहां फार्मा में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, चुनिंदा फार्मा प्लेज अगर देखेंगे और साथ ही लेबोरेटरी स्टॉक्स देखेंगे, औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5% का इजाफा है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का स्टॉक अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एल्केम लेबोरेटरीज में देखिए यहाँ पर भी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक है पिरामल फार्मा, इसके चार्ट्स देखते हैं, अच्छी मजबूती किरण, और इनफैक्ट दूसरी तिमाही के नंबर्स जो थे, ओके शिवांगी है हमारे साथ। शिवांगी, दूसरी तिमाही के जो नतीजे थे ना पिरामल फार्मा के, तब से फोकस रेडार पर है और 4-fold जंप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिले थे। ठीक उसके बाद हम देख रहे हैं वन साइड अप मूव लगातार। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, डिफेंसिव में काम करते तो हैं ही, लेकिन पिरामल फार्मा पर टेक्निकली राय क्या होगी? जी बिल्कुल, पिरामल फार्मा की अगर हम यहाँ बात करें तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने देखने को मिला है पिछले 2-3 सेशन से। मेरी ये राय रहेगी कि फार्मा में थोड़े बहुत अब हम देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। ऐसे भी बाजार में थोड़ी बहुत डेंट रहती है, तो फार्मा स्पेस एक आउटरन करने की पूरी अपनी तैयारी करता है। तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल यहाँ पे मौके ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट इस स्पेस में और भी स्टॉक्स है जैसे बायोकॉन, जिसपे भी हम नजर रख सकते हैं। देखिए, इंडिया विक्स अभी भी डाउन नहीं आ रहा है स्टार्टिंग होने के बाद, लेकिन फिर भी बाज़ार अपने गैप को किसी तरह से मेंटेन कर रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच में और कर रहा हूँ इंडिया विक्स के डाउन आने की। एक बार इंडिया विक्स आपके 15 के नीचे आ जाएगा तो आज का जो गैप मिला है वो स्पीड से खींचेगा उसको। लेकिन फिर भी मैं मार्केट की बहुत तारीफ़ करूँगा यहाँ पे लेवल्स की, कुछ शेयर्स की, जिन्हों की बदौलत यहाँ पे मार्केट अपने इंडेक्स को मैनेज करने में बहुत अच्छे से काम आ रहा है। आज गैप इतना बड़ा नहीं था, गैप के साथ कन्विक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि कल के डैमेज बहुत था, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार हिम्मत दिखा रहा है। ये जो 15 का विक्स है ना, इसको थोड़ा और नीचे आने देते हैं। 15 के जस्ट नीचे खिसकेगा तो फिर ये आज का हाई यानी कि आज 24,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। अब आपको स्क्रीन पर वो 24,000 का लेवल दिख गया फाइनली, जिसकी मैं वेट कर रहा था कि एक बार वो 24,000 का लेवल आ जाए। 24,000 आ गया, इंडिया विक्स भी घटना शुरू हो रहा है, बट थोड़ा और नीचे चाहिए मेरे को। 15 के नीचे इंडिया विक्स आते ही मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा ऊंचा होगा, नहीं तो अभी तक मैं अपने हाथ को पूरी तरह से खोल के काम नहीं कर रहा हूँ मार्केट पे। और ये बात आप भी फील कर रहे होंगे टर्मिनल देख के। जिन लोगों को टर्मिनल देखने की आदत है, यानी कि वो बैठते हैं स्क्रीन पर देखते हैं, उनको ये फील गुड फील बैड वाली हर 5 मिनट में सिचुएशन दिख रही होगी। अरे अभी चला और अभी टूटा वाला मार्केट आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा। तो जैसे जैसे विक्स घटेगा वैसे वैसे मार्केट्स थोड़ा और कंसोलिडेट करके ऊपर आएंगे। आप आज का कोरिलेशन किसी से मत लगाओ, आज का कोरिलेशन आप 2 शेयरों से जोड़ दो, फर्स्ट HDFC रिलायंस और प्लस इंडिया विक्स। ये 3 चीज़ें लगा लो अपने टर्मिनल पे। विक्स को घटाओ, बाज़ार को ऊपर लाओ। रिलायंस और HDFC की सिचुएशन को पक्का करो, मार्केट सुधर जाएगा। आपको कोई मेजर सेक्टोरियल मूवमेंट अभी नहीं चाहिए। जिस जगह पे खड़े हो यहाँ पे पक्के शेयर्स चाहिए। घर के बड़े आए पहले आप, जब घर के बड़े आ जाएंगे ना एक बार सिस्टम में,
तो उसके बाद फिर छोटे तो आ ही जाएंगे अपने आप। तो पहले घर के बड़ों को आना होगा इस जगह से निकालने के लिए। तो घर के बड़े कौन हैं? HDFC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, L&T है, विप्रो है, सॉरी इन्फोसिस है, TCS है, HUL है, ये घर के बड़े, इन सब का आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आ जाते हैं और सीरीज़ के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बाज़ार तो अच्छे से चला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस विक्स थोड़ा और घटे तो फिर मज़ा आएगा। कुछ शेयर्स और जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है, शिवांगी से ज़रा एक दो शेयर्स मेरे को चेक करवाने, ज़रा मैं वो चेक करवा लेता हूँ। शिवांगी एक मिनट, हाँ मैं बस एक लॉन्ग शेयर्स आपसे पता कर लेता हूँ कि कहाँ पे आज पोजीशन स्ट्रॉन्ग बन रही है। ठीक है, हालांकि क्योंकि नई सीरीज़ है एकदम से स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं दिखेंगी, बट फिर भी आप नोटिस कीजिएगा। GNFC एक बार शिवांगी इसको चेक करना, GNFC। जी बिल्कुल, डिम्पी, GNFC की यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है वीकली बेसिस पे 525 के ऊपर, और उसके बाद हमने एक वन वे इसमें अट्रैक्शन देखा है, बाइंग जोन देखा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव है ये स्टॉक, और इनफैक्ट स्टेबल है काफी। सो 650 तक के इमीडिएट लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 610 के कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट लगाए और स्टॉप लॉसेस को आगे की तरफ ट्रेल करते रहे। ओके ठीक है। शिवांगी एक जरा डिक्सन टेक को देखना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। ये 16,000 के ऊपर आ रहा है, टिपिकली एक्सपायरी का ही शेयर है, एक्सपायरी को खूब अच्छे से एंजॉय करता है। कल भी चला था, आज भी फिर चला है ये। जी डिम्पी जी, डिक्सन इनफैक्ट मेरे रडार पे अभी फिलहाल ही आया था, एंड काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रही है। वीकली बेसिस पे अब अगर आप देखोगे, इसका हाई जो है वो निकाल रहा है ये स्टॉक पूरी, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल ओवर्स देखने को मिले हैं इस मंथ में। 90% से ऊपर हमने देखा है कि रोल ओवर्स हुए हैं दिसंबर के लिए, तो काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये हम एक दिसंबर सीरीज के स्टॉक के तौर पे भी इसको देख सकते हैं और इमीडिएटली भी देख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स की अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट 16,500 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे, और 15,600 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। एक जरा पॉलीकैब और चेक करना, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग भी ख़राब नहीं है। शिवांगी एक बार जरा पॉलीकैब और चेक करो तो। जी बिल्कुल, पॉलीकैब कल के सेशन में एक काफी अच्छा इसमें एक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट वॉल्यूम्स जिस तरह से सर्ज हुए थे कल के सेशन में, वो एक कंफर्मेशन दे रहा था कि आज एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। हालांकि आज ओपनिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स बिल्ड अप हो रहे हैं, बट स्लो एंड स्टेडी है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम अगर पोजीशंस बनाए हुए हैं तो इमीडिएटली 7450 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको रख सकते हैं, 7050 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। एक राय बनती हुई इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है, और इस शुरुआत के साथ साथ FNO में आज से नए खिलाड़ी भी जुड़े हैं, और करीब 45 नए शेयर्स फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री कर चुके हैं। FNO शेयरों की कुल संख्या बढ़कर 223 की हो जाएगी। इस लिस्ट में जो कई सारे नाम हैं, उसमें से चुनिंदा नामों की अगर बात करें, जोमेटो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस पर एक नज़र होनी चाहिए, और क्लियरली LIC, BSE, CDSL, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस नई सूची में जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे एक और पैनल पर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अजीत मिश्रा। आइए सबसे पहले उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं वो जानते हैं, और उसके बाद इन स्टॉक्स पर भी उनसे चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग अजीत, वेलकम टू द शो। बताइए आज बाजार की शुरुआत को, नई सीरीज की शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं, और शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए, दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सीरीज में, बिकॉज जिस तरीके से कल के सेशन में हमने देखा कि 3 दिन की रेंज जिसमें कि इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 24,600 से लेकर 300-350 के जोन में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ। कल आपने देखा एक डेली पे जो गैप हमने बनाया था अभी एक रिकवरी में, वो फिल हो गया। तो कहीं ना कहीं इनिशियली मुझे लगता है कि शायद आपको कंसोलिडेशन का टोन बरकरार रहेगा इंडेक्स में, जब तक कि आप 24,350 को रिक्लेम नहीं करते हैं, तब तक साइडवेज टोन बना रहेगा। 23,800, 23,600 ये मेजर सपोर्ट रहेंगे आने वाले दिनों में।
जबकि इंडेक्स का टोन कंसोलिडेशन का है। कुछ एक थीम सेक्टर्स है जहां पे कि आपको अच्छे बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे कि रेजिलियंस है, मींस जो कंपैरेटिवली बेटर रिकवरी दिखाई है जिन्होंने, या फिर उनमें गिरावट आई ही नहीं थी। तो उस तरीके के थीम्स और सेक्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पहला नाम होगा ग्रैन्युअल्स का, जहां पे कि हम देख रहे हैं काफी लंबा कंसोलिडेशन ये स्टॉक देख चुका है। हाल फिलहाल में एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ, थोड़ा सा एक मार्जिनल पॉज। तो बेसिकली एक ये पॉज बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पहले इसको बाय नहीं कर पाए। 574 के स्टॉप लॉस के साथ 605 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दिसंबर सीरीज के लिए अगर कोई स्टॉक मुझे पिक करना होगा तो वो पिरामिल एंटरप्राइज होगा। कंसिडरिंग कि काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखी है विद इन द फाइनेंशियल बास्केट इस स्टॉक से, एक काफी लंबे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 3 ईयर लॉन्ग कंसोलिडेशन को इसने हाल फिलहाल में एंड किया था। उसके बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जिसको अभी इसने इस वीक ब्रेक किया है विद वेरी डिसाइसिव वॉल्यूम। तो एंटिसिपेशन ये है कि दिसंबर सीरीज में ये आपको आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुई तो शायद नजर आए स्टॉक में, और करीब करीब 1290 तक के टारगेट्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो 1135 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। ग्रैन्युअल्स इंडिया और साथ ही पिरामिल एंटरप्राइजेस दिसंबर सीरीज के लिए अजीत के रेडार पर रहेगा। इस स्टॉक में अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं, पूरे की पूरी सीरीज पर के दौरान इस पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन बाजार में रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। गुड स्टार्ट टू द न्यू सीरीज इनफैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 24,000 के पार निकल चुका है। सेंसेक्स में भी रिकवरी, एक एक कर सारे के सारे मेजर इंडेक्सेस और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। 24,000 के पार इस वक्त करीब 122 अंकों की मजबूती निफ्टी में नजर आ रही है। 384 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ कामकाज, मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी मजबूती और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में। सो क्लियरली आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो मिल ही जाएंगे और सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा के साथ साथ इंश्योरेंस प्लेयर्स भी है जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं। सो क्लियरली ये रिकवरी मेंटेन होती या नहीं, इस पर जरूर नजर रहेगी। हमारी पैनल पर सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सुदीप, वी आर सेइंग हेलो टू द दिसंबर सीरीज। क्या राय होगी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सीरीज को और ओपनिंग ट्रेड्स आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी जी, मुझे लग रहा है ये दिसंबर सीरीज के लिए हेलो तो अच्छा हो गया है। फर्स्ट 15 मिनट्स हैव बीन रियली एटलीस्ट बेटर देन व्हाट वाज देयर यस्टरडे। कल जो लास्ट 3-4 घंटे में जो सेलिंग प्रेशर आया था, इनफैक्ट 11-12 बजे से जो ऊपरी स्तरों से हमने सेलिंग प्रेशर देखा, उसके बाद जो आज का मूव है वो थोड़ा बेटर है और एटलीस्ट मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अपने सपोर्ट ले रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये ओपनिंग को छोड़ दे और मुझे लग रहा है अगला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज 24,050 और 24,080 वाला जो जोन है जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ये लोअर लेवल से पहले जितना भी बाइंग आया हो, क्योंकि हर बार वो जोन के आसपास टच होके ही मार्केट में वापस से सेलिंग प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है 24,080 जब तक क्रॉस नहीं होता है, मैं अभी भी आई विल नॉट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे, और मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड करना चाहूंगा यहाँ पे। और कुछ स्टॉक्स है जो ये मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स है। एक है कैम्प्स को यदि हम देखें तो जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक में बना हुआ है कैम्प्स में, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये स्टॉक तकरीबन मुझे लग रहा है कि 4900 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है पोजिशनली। 5,200 से लेके 5,350 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। और दूसरा स्टॉक जो हमारे रेडार में है वो है डिफेंस साइड से, वो है बीएल अभी 307-8 चल रहा है। मुझे लग रहा है जो हिसाब से बीएल में मोमेंटम है और जो हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा था काफी हफ्तों से, तो यहाँ पे डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है जब तक 301 का जोन होल्ड करेगा भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 301 रुपए वाला, बिकॉज यहाँ पे अगले सीरीज में भी अगर आप अभी तो पहला दिन है, बट जो जितनी भी पुट राइटिंग पोजीशन है वो 300 के आसपास स्ट्रॉन्ग है। प्लस स्टॉक 303 305 के आसपास पिछले काफी दिनों में बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक नई रैली की शुरुआत यहाँ से होगी और 300 के स्टॉप लॉस से अगर हम बाय करें तो 318 से लेके 322 के टारगेट्स अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकते हैं। मे बी 1-2 दिन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे बेटर रहेगा। और ये तो ऐसे मार्केट में भी एक जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
चलिए, सारे के सारे स्टॉक्स हैं, सीरीज की अच्छी शुरुआत और ये सब स्टॉक्स और साथ ही डिफेंस प्लेस पर लगातार एक्सपर्ट्स का भरोसा। लेकिन शिवांगी, बिफोर वी लेट यू गो, इंडियन होटल्स के चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं, रिविजिट करना चाहेंगे। एक शार्प स्पाइक इस वक्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इंडियन होटल काफी शानदार स्टॉक है। इनफैक्ट मेरी राय रहेगी कि ये पोर्टफोलियो में भी रहना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें, पिछले 4 दिनों के एक गिरावट के बाद एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। पिछले सीरीज के अगर हम डेटा स्ट्रक्चर भी देखें तो करीबन अच्छे खासे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुए हैं। 92% रोलओवर्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं फॉर द दिसंबर सीरीज। तो बिल्कुल काफी शानदार रूप से प्लेस्ड है, स्टेबल है काउंटर। नेक्स्ट जो टारगेट्स हम देख रहे हैं इसमें इमीडिएटली 820 के, और थोड़े पोजिशनली अगर हम वेट कर रहे हैं तो 835 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। और सपोर्ट के तौर पे 770 के एक लेवल को ध्यान रखें। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अच्छे से सारे शेयर्स के बारे में गाइड किया। फिर से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और अभी भी इंडिया विक्स करीब ½ % ऊपर है, इसलिए जो सुदीप आपको कह रहे हैं ना कि थोड़ा समय और दो, भी मार्केट को थोड़ा और पक जाने दो, उसके बाद उतरना। देखिए, मैं तो जब तक इंडिया विक्स लाल निशान में नहीं आता या फिर 15 के नीचे नहीं जाता तो सौदा लेने में मेरे को तो डर लगेगा, क्योंकि ये कभी भी शूटअप होगा और साथ ही बाजार को फिर क्रैक देगा, क्योंकि अब हम बहुत ही क्रिटिकल जोन में हैं। सीरीज़ की शुरुआत भी है एक्चुअली में, अगर इस सीरीज़ के मिड में होते ना तो पुराना डाटा आपके काम आता। अब आप नया लेके आए हो, वैसे भी लाइट सीरीज़ लेके आए हो, 4,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ओपन थे, तो आज तो नया माल बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट्स के अंदर। फ़िलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच रख के थोड़ा शांति पकड़िए, बाज़ार कहीं आपाधापी नहीं हो रहा। अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, जैसे मैंने कल भी बात कही, ये 24,000 पे भी थी, ये 23,000 पे भी थी, 22,000 पे भी थी और ये 25,000 पे भी होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं जा रही हैं, आपको सब्र रखना है। कुछ और शेयर ज़रा सुदीप से पता कर लेते हैं, जहाँ पर आज थोड़ी शॉर्ट की पोजीशंस बन रही हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि वो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी ख़राब है। एक शेयर दिखाइए ज़रा, मैरिको। सीरीज़ से पहले बढ़िया अच्छे से ट्रेड करवाया इसने, लेकिन सीरीज़ के अंदर एंटर होती प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। डेज़ लो टेस्ट कर रहा होगा, 1% डेज़ लो के साथ नीचे, अच्छा थोड़ा ऊपर आया डेज़ लो से। एक बार सुदीप भाई चेक करना मैरिको। डिम्पी जी, अगर हम मैरिको का चार्ट देखते हैं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक में मुझे मोमेंटम दिख रहा है, ये काफी वेवर्ड मोमेंटम है। मतलब ऐसा चार्ट एक ट्रेडर के लिए काइंड ऑफ अ नाइटमेयर हो जाता है, बिकॉज स्टॉक में जो सबसे वॉलेटिलिटी रहता है, एक तो ज्यादातर ये एक रेंज में रहता है, लेकिन जब वॉलेटाइल हो जाता है तो काफी मतलब वो दोनों साइड का प्ले कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेडर के लिए तो मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में इसको अवॉइड करूंगा। बट अगर हम इसे इसका ट्रेंड भी अगर देखें ना, तो ओवरऑल पिछले 2-3 महीने में ऊपर से 700 वाला स्टॉक करेक्ट होके 200 के नीचे गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ। पर अब ये जो 50 और 60% के बीच का जो जोन है, ये पूरे डाउन मूव का, वहां से रिट्रेस होके स्टॉक अभी यहाँ से ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक 655 660 का लेवल क्रॉस होके स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक मुझे लग रहा है स्टॉक इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। और ये कभी भी एक बार और अपना जो लोअर जोन है जो ये स्टॉक में आया था, तकरीबन 620 618, ये वो जोन भी रिटेस्ट कर सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता है बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखो, देखते ही देखते जो करीब 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ गया था, वो सिर्फ 150 पॉइंट रह गया, क्योंकि इंडिया विक्स वापस से बढ़ा है और ये ½ % से भी ऊपर आ चुका है। और 77 पॉइंट की ही बढ़त अभी निफ्टी पे रह गई है। ये पहले 24,000 को भी पार कर गया था, लेकिन 24,000 के वापस नीचे आ गया और अभी 23,995 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, अभी और पक्का हो जाने दीजिए। ये कच्चा लेंटर है, अगर कच्चे लेंटर पे चढ़ोगे ना तो छत गिर सकती है, आपके वजन से ही गिर जाएगी। अगर ये पक गया, फिर भले परिवार के 10 लोग खड़े हो जाओ उसी छत पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले पकने दो। तो इसलिए कच्चा मार्केट है, एक सौदा मारो या 10 सौदे मारो, घाटा हो सकता है। एक बार लेंटर पक जाए, यानी कि मार्केट पक जाए, फिर 10 सौदे भी मारोगे ना, 10 से भी पैसा आ जाएगा। थोड़ा पकने दो भी मार्केट को, लग रहा है कि थोड़ा समय चाहिए इसको, जल्दबाजी ना करें हम तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अजीत मिश्रा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
एक बार सभी सीमेंट कंपनीज दिखाना स्क्रीन पर, अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक, सभी के सभी शेयर्स आज तेज़ हैं। ये नेचर है, अगर आपको नहीं होना तो आप सिर्फ 6 महीने की एक्सपायरी को चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा एक्सपायरी के एंड में या सीरीज़ के स्टार्ट में सीमेंट कंपनीज अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपको। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, रैमको सब देखो आप, सभी शेयर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे हैं। अजी सर, एक तो पैटर्न चेक करो किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सेक्टोरियली मूव कितना लंबा चल सकता है। डिम्पी देखिए, यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में देखना पड़ेगा। एक तो जो अंबुजा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है, तो एसीसी अंबुजा में भी वहां पे एक उसी तरीके का रब ऑफ है। अगर इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट बात करें अगर पूरे स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, तो रैमको सीमेंट आपको नजर आएगा, जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने इस वीक भी करीब 4.5% के गेन, इस मंथ में करीब 11% के गेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स पे डेफिनेटली रैमको टॉप करता है इस लिस्ट को, और पोजिशनली एंटिसिपेटेड है कि दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने का पोटेंशियल है स्टॉक में, कि जो 1050-1070 तक के लेवल्स आपको दिखा दे। बट क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुका है, एकदम जंप करने की जरूरत नहीं है इस ट्रेड में, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। 980 से लेकर 960 के जोन में 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1020 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, फिर 1050। ठीक है, तो चलिए रैमको सीमेंट्स यहाँ पर जो है एक अच्छा मूव आता हुआ, सभी सीमेंट काउंटर्स जो हैं एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, पर ऑटो स्टॉक में लीड करता हुआ नज़र आ रहा है M&M। यहाँ पर हमने सुबह भी हमारे एक्सपर्ट से राय ली थी, आप देखिए लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी है, और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी, जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो हैं M&M की ही तरफ से आने की गुंजाइश है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पर टू व्हीलर्स में एक बार TVS मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स बयां कर रही हैं वो ये है कि इनके जो कुछ नए लॉन्चेस हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिला है, साथ ही जो इनके इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। TVS मोटर्स अगर हम दिखा पाएँ चार्ट्स पे तो, और उसके बाद एक बार अजीत आपसे ही राय लेना चाहेंगे कि TVS मोटर्स पर आपका क्या व्यू है। सृष्टि देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑटो पैक को देखेंगे तो आपको मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, जहाँ पे कि आयशर, अशोक लेलैंड जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है हाल फिलहाल में। TVS इन मिडल ऑफ अ रेंज बेसिकली अभी आपको एक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 2370 से लेकर 2500 का जो बैंड जिसमें ये स्ट्रगल कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आप अपने मेजर एवरेजेस के पास हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हैं, तो आपका डिक्लाइन कैप लग रहा है 2370। जब तक होल्ड हो रहा है तब तक पोटेंशियल रहेगा कि अटेम्प्ट होगा दोबारा से अपने अपर बैंड को रीटेस्ट करने का, करीब 2500-2520 तक के जोन पे जाने का। बट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एंटिसिपेशन अभी नहीं है, तो अगर आपके पास पोजीशन है आप बने रहिए 2370 के स्टॉप लॉस के साथ 2500 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 2500-2520 के ऊपर ही आएगा, तब आप देखेंगे स्टॉक को दोबारा से 2600-2700 के जोन में जाते हुए। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली ये होल्ड है 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो TVS मोटर्स पर भी आपके लिए राय, साथ ही अशोक लेलैंड पर भी व्यू दिया। एक बार HUL पर भी नज़र डाल लेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन जारी की है जहां पर कंपनी का ये ज़रूर कहना है कि आने वाले समय में वो कई सारी कैटेगरीज़ में 2 से 4 गुना के ग्रोथ के जो मौके ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ कई सारे उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बेट्स बताए हैं, जिसमें कि प्रीमियम फेस सेगमेंट यहाँ पर जो है उनका नज़रिया रहेगा, हेयर एंड बॉडी वॉश, होम केयर सेगमेंट, ये सभी चीज़ों पर जो है कंपनी जो है आने वाले समय में हाई डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये सभी चीज़ों से जो है नंबर्स तो रहेंगे ही, डबल डिजिट EPS ग्रोथ भी उनकी टॉप लाइन को ड्राइव करेगी, पर मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा की वो सेविंग्स की उम्मीद करेंगे। और क्लियरली ये प्रेजेंटेशन जो है एक पॉजिटिव साइड आती हुई दिखी है। ग्रोथ के उन्होंने फोकस एरियाज बताए हैं, मार्जिन्स और EPS में बढ़त का उन्होंने जो है अपना आउटलुक शेयर किया है। और सुदीप, एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे, थोड़ा बीटन डाउन नेम ज़रूर हो गया है, हाल फिलहाल जो पूरे कंजम्पशन से नतीजे आए वो उन्होंने निराश ज़रूर किया, पर HUL कमेंट्री के बाद आपको कैसा लग रहा है और कितना भरोसा आप जता रहे हैं इस पे? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। सृष्टि जी,
अगर एचक्यूएल का चार्ट अगर हम देखें तो जो हिसाब से ओवरऑल एफएमसीजी में सेलिंग प्रेशर आया है, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया था, पर अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि हायर लेवल्स पर स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है। जैसे ही वो पिछले अगर पहले सप्ताह नवंबर के पहले सप्ताह से देखें तो 2550 2540 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था, उसके बाद ब्रेकडाउन आया। और अब ये सप्ताह में हमने जब देखा था कि शुरुआत में एक रैली भी आई है एचयूएल में, पर वो फिर से वही 2540-50 का जो जोन था वहां पे जाके ये रैली ने दम तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है जब तक 2550 क्रॉस नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली अपसाइड हमें वो तरफ सोचना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हर राइजेस पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और वो 1-2% जल्दी खरीदने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी वो एक बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक हाथ में आ जाता है और वो वहां से और ट्रेंड वीक हो जाता है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज हम मार्केट में गवा बैठते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये इसको अगर अवॉइड कर ले तो सबसे बेहतर है। और हम दूसरे स्टॉक्स काफी डिफेंस साइड से है, फिर कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे जो मोमेंटम बना हुआ है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए रादर देन ये एफएमसीजी स्टॉक्स जो कि एक बीटन डाउन और एक डाउन ट्रेंड में है। योर रैशनल सुदीप, कंजम्पशन इस वक्त तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके इतर कई सारे स्पेसेस है और कंजम्पशन पर इस वक्त सुदीप वैसे एक और राय आपसे जानना चाहेंगे भी। इस वक्त ज़रूर हम देख रहे हैं कि पिछले तिमाही में भी जो नंबर्स आते हुए दिखे उन्होंने निराश किया और कंजम्पशन की स्टोरी जो है इस वक्त चैलेंजिंग नज़र आ रही है। लेकिन आप देखिए दिसंबर का महीना आ चुका है, फेस्टिवल सेल्स शुरू हो जाएंगी। सो डोंट यू थिंक रिटेल प्लेयर्स या जैसे हुनासा हो गया और मे बी ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंजम्पशन स्टोरीज या ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स है जिस पर एक नज़र होनी चाहिए? सुदीप आपसे ही राय जानना चाहेंगे। मानती कि अगर मैं ये सारे स्टॉक्स को साथ में रख के देखूं तो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पे आ रहे हैं। होनासा का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। चलिए मे बी शायद से कंजम्पशन में थोड़े बहुत नंबर्स भी इंप्रूव हो जाए, पर जो हिसाब से आउटलुक उन्होंने पिछले रिजल्ट्स में कॉन कॉल में आया था उसके बाद जो हिसाब से स्ट्रक्चरली ये स्टॉक टूट चुका है ना, तो मैं इसमें हाथ डालना ही नहीं चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि वो 2-5% का एक पुल बैक के लिए हम प्ले करें, उससे अच्छा जो स्ट्रक्चरली अच्छी स्टोरीज है जैसे कि ट्रेंड है, ट्रेंड में एक बहुत बड़ा मूव आ गया था उसके बाद। और ये अब जो पिछले 3-4 सप्ताह हम देख रहे हैं वो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों है। और स्पेसिफिकली 12-13 नवंबर से हम देख रहे हैं नाउ स्टॉक इज नाउ कंसोलिडेटिंग सस्टेनिंग अराउंड ये 6400-6500 के आसपास एक बेस बना है और अब हमें यहाँ पे एक बुलिशनेस नजर आ रही है। तो मुझे लगा है कि पूरे पैक में अगर हमें किसी 2 स्टॉक्स या कोई 2 नाम चुनने हैं तो वो एक पहला होगा ट्रेंड और दूसरा होगा जुबिलेंट फूड। अब ये दिसंबर जैन का महीना है, मेरे हिसाब से काफी ये क्रिसमस का टाइम और ये सब पिज्जा लवर्स और ये ज्यादातर ये महीनों में ये स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जुबिलेंट फूड पे अगर हम टेक्निकली भी देखें तो जहाँ पे पिछले 5 सप्ताह से मार्केट में डाउनफॉल आया था, प्रॉफिट बुकिंग काफी मिड कैप स्टॉक्स में हुए थे, एफएमसीजी नामों और कंजम्पशन के नामों में भी हुआ था, पर यहाँ पे 600 का सपोर्ट लेके एक स्टेडी अपमूव अभी 640-645 तक स्टॉक ने किया है। हालांकि आज बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, बट मुझे लग रहा है एक कंस्ट्रक्टिव चार्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ओवरऑल जब तक 620-625 का लेवल ये स्टॉक नहीं तोड़ता है तो हम ग्रेजुअली इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं और हायर लेवल 680 से लेके 700 का हम ये स्टॉक में आने वाले कुछ 1 से 1.5 महीने में देख पाएंगे। तो चलिए कॉशियस आउटलुक ज़रूर, क्योंकि कंजम्पशन स्पेस में जो पिछली तिमाही के नंबर्स आए वहाँ से कंसर्न्स हैं, लेकिन यहाँ से आगे सेंटिमेंट्स कैसे बनते हैं इस पर ज़रूर नज़र रखी जा सकती है, जिसके चलते क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट, प्लेस, कंजम्पशन, रिटेल, ये सारी की सारी स्टोरीज़ हैं जिस पर यहाँ से आगे नज़र रखी जा सकती है। और जहाँ हमने सेल की बात की, जहाँ हमने कह सकते हैं कि दिसंबर सेलिब्रेशंस की बात की, तो एक बढ़िया सी रिसर्च आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए ब्लैक फ्राइडे, ये नाम सुनते ही लोग किसी परेशानी या मुश्किल से इस नाम को जोड़ते हैं, लेकिन ये वाला ब्लैक फ्राइडे जो है वो खुशियों वाला है। देखिए आज के दिन को लोग जमकर शॉपिंग के तौर पर, ब्लैक फ्राइडे जो है कह सकते हैं कि नवंबर के लास्ट वीक से शुरुआत होती है। ये यूएस का एक ट्रेडिशन है, ब्लैक फ्राइडे सेल इसे कहा जाता है, और अमेरिका में ही इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका क्रेज़ अब भारत में भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर तक बढ़िया सेल्स आपको आपके कई सारे मॉल्स, कई सारे शॉपिंग सेंटर्स और साथ ही डिजिटल नेटवर्किंग साइट्स पर भी मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए ये सारी की सारी डिटेल्स एक बार आपको बता देते हैं, और ये सारी डिटेल्स और इस पर रिसर्च की है शरद दुबे ने। शरद आप बताइए। जी बिल्कुल, ये एक नया कंसेप्ट आया है ब्लैक फ्राइडे का। अब देखा जाए तो ये यूएस का कंसेप्ट है
और यूएस में जो एक थैंक्सगिविंग हॉलीडे होती है उसका जो फ्राइडे रहता है, जैसे ही थैंक्सगिविंग हॉलीडे ख़त्म होता है तो वो फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे माना जाता है, जहाँ पे हर जगह जो है बड़े बड़े ऑफर्स रहते हैं। रिटेल स्टोर ले लीजिए या वेबसाइट्स ले लीजिए, तो ये जो है पूरी जो है बाहर की स्टोरी है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी पॉपुलराइजेशन देखने मिल रहा है। और अब देख सकते हैं, हमने देखा था कि दिवाली के सीज़न में बड़े बड़े सेल्स लगे थे, ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन। अब जो है देख सकते हैं कि अब नवंबर दिसंबर में भी जो है ये सेल्स देखने मिल रही है। अभी इस इवेंट का जो है इम्पोर्टेंस बताता हूँ मैं। फ्राइडे रहा ब्लैक फ्राइडे, वो एक दिन का नहीं होता है। उसके बाद जो है ओवरऑल यूएस में देखें तो ये पूरा सीज़न शुरू हो जाता है हॉलीडे सीज़न का। हॉलीडे सीज़न मतलब 1-1.5 महीना जो है ये आप करते रहेंगे शॉपिंग, और ये यूएस मार्केट्स का। लेकिन भारत का कैसा सीन है ये भी मैं बताता हूँ। 1 हफ्ते चल रहे हैं, पूरे वीकेंड चल रहे। तो अगर ब्लैक फ्राइडे सेल्स के बारे में बात करते भी हैं, इसका मतलब है कि पूरा वीकेंड तक जो है आपका सेल्स लगा रहेगा या उससे ज़्यादा भी रहेगा। तो ये तो ब्लैक फ्राइडे हुई, लेकिन सबको पता चलता है कि भाई डिस्काउंट कहाँ पे आ रहा है, किस किस जगह पे जो आपको नज़र रखनी चाहिए। फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, रिलायंस डिजिटल है, आपका क्रोमा है, टाटा क्लिक है, बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स है जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अब ये डिस्काउंट्स कैसे आते हैं उस पे हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन बोलता है कि 40 से 70% डिस्काउंट दे सकता है आपके लगेज ब्रांड्स में। 10% डिस्काउंट जो अगर आप बहुत सारे बैंक के कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें डिस्काउंट्स आपको देखने मिल सकता है। टाटा क्लिक का भी जो है कंज्यूमर गुड्स पे ऑफर्स चल रहा है। और अब देखें तो स्मार्ट गैजेट्स होती है आजकल, जो स्मार्ट वॉच होता है, ईयरबड होता है, पावर बैंक होता है, इस पे सबसे ज़्यादा भारी डिस्काउंट हमें देखने मिलता है। अब जाके चेक कर लीजिए, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े डिस्काउंट रेंजेस कर रहे हैं। कभी तो टीवी और आपके जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अप्लायंसेज है उस पर भी बड़े बड़े डिस्काउंट लगते हैं। लेकिन ब्लैक फ्राइडे के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि डुआ लिपा जो है बॉम्बे आ चुकी है। कल इनका जो है इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस है और ये जो है मुंबई में MMRDA ग्राउंड्स में होने वाला है। बांद्रा कुर्ला में लोकेटेड है। इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं और जोमेटो की जो है ये इवेंट आने वाली है। तो इस वीकेंड में देखिए एक्शन बहुत देखने मिल रहा है। ब्लैक फ्राइडे चल रहा है शॉपिंग का, डुआ लिपा का कॉन्सर्ट है। और इंटरेस्टिंगली आज मैं बताऊँ, आज नेशनल सिनेमा डे भी है। बहुत सारे जगह में जो है सिनेमा जो है 99 रुपीज़ पे आ रहा है। OTTs की भी जो है रिलीज़ देखने मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है इस वीकेंड में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्लान बन रहा है। और अगर आप घर में कुछ प्लान नहीं बना रहे हैं तो क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर लीजिए खाना, अपने फेवरेट OTT शोज़ देख लीजिए। और ब्लैक फ्राइडे आ रहा है और मेरा मोबाइल भी है जो पुराना हो चुका है, तो शायद मैं अपना मोबाइल भी अब चेंज कर लूँ। तो ये है पूरी ब्लैक फ्राइडे की गाथा। शरद, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आपने तो इनफैक्ट फ्राइडे के दिन वीकेंड का माहौल ही बना दिया। और आप देखिए दिसंबर के आने से ठीक पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो चुकी है। नई सीरीज़ में हम एंटर तो कर रहे हैं, मार्केट में जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बाजार के साथ साथ आपकी शॉपिंग का बाजार जो है वो खुला है और दिसंबर से ही सेलिब्रेशन की शुरुआत। तो पार्टी की बात जब चली रही है तो न्यू ईयर पार्टी की भी बात कर लेते हैं। आज 12:30 बजे खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि नए साल में एंटर करने से पहले आप कहां पर निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। नए साल की पार्टी, बाजार से जुगाड़। 12:27 पर हमारी इस खास पेशकश पर बिल्कुल फोकस कीजिएगा और इस पर हमारे साथ बिल्कुल जुड़िएगा। इस बीच बाजार पर भी नजर होनी चाहिए। निफ्टी में करीब 150 अंकों की मजबूती है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी इस वक्त संभलता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। नई सीरीज की शुरुआत में FNO में जहां पर नए स्टॉक्स की एंट्री होने जा रही है, हो चुकी है, उस लिस्ट में, उस सूची में जियो फाइनेंस का स्टॉक है। जियो फाइनेंस में हम देख रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में वॉलेटाइल साइंस जब नजर आ रहे हैं तब भी इस स्टॉक में एक मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे जियो फाइनेंस और साथ ही BSE लिमिटेड के चार्ट्स को भी आप हमारे लिए एक बार रीड कीजिए। 2% की तेजी जियो फाइनेंस में और BSE लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन। बिल्कुल, देखिए मानसी, नए एडिशन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। आज के सेशन की शुरुआत अच्छी हुई है, स्टॉक करीब 2% की तेजी में है। अच्छी बात यह है कि ये 100 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में जियो फाइनेंस ने अटेम्प्ट किया कि ये 330 के 31 के ऊपर क्लोज कर पाए। आज इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम और कैरी होता नजर आएगा। करीब 342 से लेकर 348 तक के नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए।
325 एक काफी स्ट्रॉन्ग मेरे साथ सपोर्ट बन गया है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बीएससी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। पिछले करीब 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, करीब 4200 से लेकर 4800 में। अभी अच्छा चीज क्या है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करके उसके ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो टोन पॉजिटिव है, बट यस वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। 45-50 मेरे हिसाब से जब तक कि आप ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक पोटेंशियल रहेगा कि ये आपको अपर बैंड दोबारा से रीटेस्ट करता हुआ नजर आए करीब 4800 के पास। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, डेफिनेटली आप यहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय बीएससी लिमिटेड और जियो फाइनेंस पर आपको मिलती हुई, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त बाजार ट्रेड करते हुए मजबूती के साइंस और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों का मिलता हुआ। एमएनएम और साथ ही आप देखेंगे एलएनटी, ये स्टॉक्स में भी और भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी मजबूती। तो यहाँ से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन लार्जर प्लेयर्स, इसके विपरीत पावर ग्रिड, आईटीसी, एसबीआई लाइफ और यूपीएल, साथ ही कोल इंडिया में बिकवाली देखने को मिलेगी।